हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। गाइस, आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं आरएएस यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसका प्री का एग्जाम आपका 1 अक्टूबर को होने वाला है और उसके लिए आज की इस वीडियो में अपन एक मॉडल पेपर करने वाले हैं पूरा 150 क्वेश्चनों का, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसी हूबहू पैटर्न के आधार पर इस वीडियो में अपन मॉडल पेपर करने वाले हैं और उसका आंसर भी मैं आपको साथ के साथ बताने वाला हूँ। उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको साथ के साथ बताते जाऊँगा, जिससे कि यदि आपके एग्जाम में ये इन क्वेश्चनों से जो मैं मॉडल पेपर आपको करवाने वाले यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताते चलूँगा, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकोगे। तो गाइज, जिनका भी आरएएस प्री का एग्जाम है 1 अक्टूबर को होने वाला है, उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सीरीज में आपको 4 मॉडल पेपर कराने वाला हूँ आपके एग्जाम होने से पहले। आपका 25 सितंबर से तक मैं 4 मॉडल पेपर करवा दूंगा आपको, तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करना। और मैं इन चारों जो 4 पेपर मॉडल पेपर कराऊंगा आपको, उन चारों प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेना और एंड तक देखना। और गाइस, ये 3 घंटे का आपका पेपर होता है जो आरएएस का होता है, लेकिन मैं इसको आपको 1 से 1.5 घंटे में इसको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ, क्योंकि अपन इसमें डायरेक्ट क्वेश्चनों के साथ आंसर लगाते चलेंगे और अच्छे से लगाते चलना। आपका कमेंट बॉक्स बताना आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको और कितने आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो गाइस, वीडियो में तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का आरएएस प्री का टेस्ट नंबर फर्स्ट का आंसर की के साथ। तो गाइस, शुरू करते हैं फर्स्ट पेपर से और देख लेते हैं आज का मॉडल पेपर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, निम्नलिखित में सूचियों को सही सुमेलित कीजिए। तो ये सूचियाँ दे रखा है, इनको सही सुमेलित करना है, मतलब ये अनुच्छेद दे रखा है इधर तो, और इनका मिलान करना है किससे संबंधित है। तो फर्स्ट ए दे रखा है अनुच्छेद 159 है। अनुच्छेद 159 की बात करते हैं किससे संबंधित है, तो ये राज्यपाल द्वारा शपथ इससे संबंधित है। तो ये इसका मतलब इससे मिलान हो जाएगा, एक ए में अपना 2 आ जाएगा। इसकी बात करते हैं बी, अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176 की बात करें तो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण संबंधित है अनुच्छेद 176। इसके बाद आता है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 की बात करें तो ये किससे संबंधित है, ये है सजा दंडादेश संबंधित राज्यपाल की शक्ति संबंधित है अनुच्छेद 162। इसकी बात करें तो राज्य कार्यपालक शक्ति का विस्तार संबंधित है, तो इनका अपना मिलान हो जाएगा। अनुच्छेद 159 संबंधित है राज्यपाल द्वारा शपथ। अनुच्छेद 176 की बात करें तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो आप इस प्रकार इनका मिलान कर सकते हो और मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता है और अपन इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते चलेंगे साथ के साथ। तो अनुच्छेद 159 की बात करें राज्यपाल द्वारा शपथ प्रतिज्ञान संबंधित। अनुच्छेद 161 की बात करें सजा आज्ञा और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की शक्तियों से संबंधित। अनुच्छेद 162 राज्य कार्यपालक शक्ति का विस्तार से संबंधित है और अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फर्स्ट कथन दे रखा है, 1952 में हुए राजस्थान विधानसभा के पहले आम चुनाव में केवल 4 महिलाएं विधायक बनी थी। तो गाइस, इनमें से क्या बताना, उन उपयुक्त कथनों में से गलत कथन बताने, मतलब 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों से गलत कथन बताना कौन कौन से गलत है। तो फर्स्ट दे रखा है 1992 राजस्थान विधानसभा के पहले आम चुनाव में केवल 4 महिलाएं विधायक बनी थी। तो ये मतलब बिल्कुल गलत दे रखा, तो ये फर्स्ट वाला अपना गलत हो जाएगा। फिर सेकंड दे रखा यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम विधानसभा में विधायक थी, तो बिल्कुल सही है। फिर थर्ड है यशोदा देवी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी थी, तो ये भी सही है। तो सेकंड और मतलब बी और सी तो सही है, लेकिन ए गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बाद अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं अपन। राजस्थान प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 4 महिलाएं चुनाव में उतरी, चारों हार गई थी। इसी बात करें शांता देवी निर्दलीय उदयपुर शहर से, रानी देव जनसंघ सोजत मेन से, फिर वीरेंद्रा बाई निर्दलीय जयपुर शहर से और चिरंजी देवी भाग्य के अली पार्टी से जुड़ी थी, ये चारों हार गई थी। 1953 में उपचुनाव में 62 विधानसभा क्षेत्र से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की यशोदा देवी जीतकर राजस्थान की प्रथम महिला विधायक बनी थी। 1954 के उपचुनाव में श्रीमती कमला बेनीवाल दूसरी महिला विधायक बनी थी। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर थर्ड क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। इनमें अपने सही कथन बताने, सही कौन कौन से कथन है, मतलब ए बी सी में से सही कथन बताने कौन कौन से सही इसमें। तो फर्स्ट दे रहेगा विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। फिर सेकेंड है विधान परिषद के गठन हेतु संसद की सहमति आवश्यक है, यह भी बिल्कुल सही है। थर्ड दे रखा है विधान परिषद का सदस्य
सदस्य मनोनीत होने के लिए संबंधित राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है। तो गाइस जी बिल्कुल कतई दे रहेगा मूल निवासी होना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर वाला थर्ड मतलब गलत हो जाएगा और फर्स्ट और सही है, तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। राज्य विधान परिषद अनुच्छेद 169 में गठन और समापन का प्रावधान यह स्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद गठन या समापन है तो विधानसभा में कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और विशेष उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्य 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर देती है। जो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर विधान परिषद की स्थापना का या समापन किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद 1/4 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष स्थानों हो। सभी सदस्यों का संबंधित राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। किसी विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन नामावली में नाम होना आवश्यक है, तभी मतलब राज्य विधानसभा परिषद का चुनाव लड़ सकता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विवेचना कीजिए। तो इसमें स्पष्ट कथन दे रखा है अपने को और इनमें सही कथन बताना है, मतलब दोनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट कथन दे रखा है इसमें, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के दिन अधिसूचना राजस्थान प्रमुख द्वारा 25 अगस्त 1949 को जारी की गई थी। तो इसमें सही बताना है, तो इसमें फर्स्ट वाला सही दे रखा है। अब सेकंड देख लेते हैं अपन। इसमें दे रखा बी, भारतीय संविधान के भाग 5 राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान उपबंधित है। तो गाइस जिसमें मतलब सेकंड वाला गलत है, बी गलत है, केवल फर्स्ट वाला सही है। तो इसमें फर्स्ट वाला अपन सही हो जाएगा, मतलब भाग 5 में नहीं दे रखा है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाग 5 में नहीं गाइस जी भाग 6 में दे रखा है शायद, तो ये मतलब गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी बात करें। उच्च न्यायालय भारत संविधान के भाग 6 अध्याय 5 में अनुच्छेद मतलब 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों की संरचना एवं कार्य से संबंधित प्रावधान उपबंधित है। राजस्थान उच्च न्यायालय राजधानी एवं उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की स्थापना को लेकर गठित समिति ने 27 मार्च 1949 को राजधानी जयपुर व हाईकोर्ट सुब मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित सिफारिश की स्थापना की अधिसूचना 25 अगस्त 1949 को यानी 29 अगस्त 1949 को जोधपुर राजपुर मुख्य स्वयं मानसिक द्वारा की गई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो पंचायत का कार्यकाल मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इनमें से मतलब अनिवार्य उपयुक्त में से कौन सा प्रावधान अनिवार्य प्रावधान है। तो गाइस इनसे बताना कौन कौन से अनिवार्य प्रावधान है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, ग्राम सभा गठन होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है, जिला आयोजन समिति गठन होना चाहिए, थर्ड वाला सही है, और 5 मतलब फोर्थ वाला है पंचायत राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण होना चाहिए। तो गाइस मतलब 5 चौथा जो डी वाला है वो जरूरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और ए बी सी ये तीनों जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर मतलब फर्स्ट वाले अपना राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। इसके बाद देख लेते हैं अपने एक्स्ट्रा पेट, पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित अनिवार्य प्रावधान, ग्राम सभा गठन होना चाहिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी, कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, एससी व एसटी का आरक्षण होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग इसका चुनाव कराता है, राज्य वित्त आयोग भी जरूरी होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग का भी इसका मतलब भूमिका होनी चाहिए। और फिर आता 8वां पॉइंट, वार्ड पंच एवं पंचायत समिति सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। और 9वां पॉइंट है, जिला आयोजन समिति का गठन होना चाहिए। ऐच्छिक प्रावधान, ओबीसी आरक्षण, महिलाओं को 33% से अधिक आरक्षण, पंचायत राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण, सभी स्तरों पर अध्यक्ष के चुनाव होने चाहिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित ये अपन देख लिए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी पंचायत राज निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कब प्रदान किया गया है। तो गाइस ऑप्शन दे रखे हैं 1996, 1999 में और 2001 में और 2003। तो 1999 कहे गए, 1999 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देख ले, राजस्थान पंचायत राज निकाय में ओबीसी को 21% आरक्षण वर्ष 1999 से प्रदान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 डी राज्य विधानमंडल पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग को पक्ष में आरक्षण के लिए प्रावधान बना सकती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति निकाय द्वारा भूमि अतिक्रमण किए जाने पर तहसीलदार अपनी दंडनायक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कार्यवाही के सुझाव सुना सकता है। तो गाइस इसकी बात करें तो इसमें मतलब ऑप्शन दे रखे अपने को 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष और 2 वर्ष। तो गाइस 6 माह की सजा सुना सकता है, 6 माह इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, राजस्थान भूमि अतिक्रमण पर तहसीलदार अपनी दंड नायक शक्तियों के तहत अधिकतम 6 माह की जेल तथा 200 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट कथन दे रखा है, यह एक संवैधानिक निकाय है। सेकंड है, यह द्वीप सदस्य आयोग है।
और थर्ड है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो सही कथन का चयन करना है, मतलब तीनों में से। तो इनमें कौन कौन सा तंत्र सही है? तो फर्स्ट वाला सही है, ए, यह एक संवैधानिक निकाय है। और थर्ड वाला सही है, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बल्कि द्विसदनीय आयोग नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर, मतलब ये एक सदनीय आयोग है, द्विसदनीय नहीं है। तो ये मतलब फर्स्ट और सी, ए और सी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, संविधान आयोग अनुच्छेद 243 के व 243 जेड भाग 9 एक से संबंधित है। और स्थापना निर्णय की बात है 17 जून 1994 को लिया गया तथा 1 जुलाई 1994 को स्थापना हुई। यह एक एकल सदस्य आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाती है। हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के तहत ही इसके समान होती है। इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस कथन की बात करें तो इसमें मतलब फर्स्ट कथन दे रखा है, इसके सदस्यों में से आधे ऐसे होंगे जो संघ या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 8 वर्ष तक पद धारण कर चुके हो। तो गाइज इसकी बात करें तो फर्स्ट वाला गलत दे रखा है। इसमें मतलब इसमें सही उत्तर का चयन करना अपने को। तो फर्स्ट वाला गलत दे रखा है। इसमें सेकंड दे रखा है, अध्यक्ष पद रिक्त होने पर राज्यपाल द्वारा कार्यवाही अध्यक्ष नियुक्ति की जाएगी। तो सेकंड वाला सही इसमें, तो फर्स्ट वाला गलत और सेकंड वाला सही। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट इसके एक्स्ट्रा फैक्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की बात करें, स्थापना है तो अध्यादेश 16 अगस्त 1949 प्रभाव में आया था और 20 अगस्त 1949 को इसमें मतलब लागू किया गया था। कार्यारंभ की बात करें तो 22 दिसंबर 1949 से मतलब इसका कार्यारंभ हुआ था। और संरचना की बात है, स्थापना के समय एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे इसके। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान एक सदस्य एवं एक अध्यक्ष एवं 7 सदस्य हैं, 2011 से होते हैं। और योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हो। अध्यक्ष पद रिक्त होने पर राज्यपाल कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन में जवाबदेहिता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाने हेतु नागरिक अधिकार पत्र प्रारंभ करने वाले विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो गाइस कौन सा देश है? ब्रिटेन है। ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो गाइस युग्मों सुमेलित करना आपस में। तो मानसरोवर की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये मौर्य राजा महेश्वर, ये मौर्य राजा महेश्वर भीमभोज व मान की जानकारी संबंधित है। और इसके अभिलेख और संबंधित तथ्यों को मिलान करना आपस में। तो फिर आता है कर्ण सुवासिवाल्य, इनकी बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये मतलब मौर्य राजा इससे संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब इसे। और इसके बाद आता है अपने पास कर्ण सुवासिवाल्य, इसकी बात करें तो यह संबंधित है मौर्य राजा धवल की जानकारी से, मतलब 4 से मिलान हो जाएगा इसका। इस बात आता है बसंतगढ़ की बात करें तो ये संबंधित है सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग इसमें किया गया था बसंतगढ़ में। इस बात आता है बड़वा की बात करें तो ये मोखरी वंश की जानकारी से संबंधित है। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट इसको गाइज एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं अपन। मानसरोवर अभिलेख 713 चित्तौड़गढ़, यह अभिलेख कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ था। इस बात आता है कर्ण सवासिवाल ले अभिलेख 738 ईस्वी में कोटा, इस अभिलेख में मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। यह राजस्थान में मौर्य के बारे में अधिकतम जानकारी देता है। इस बात आता है बसंतगढ़ अभिलेख 625 यह खिमेल माता मंदिर से प्राप्त होता है। यह चावड़ा राजा वर्म लात की जानकारी देता है। यह प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देता है। इस समय रज्जेल आबू का सामंत था। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। इस बात आता है भड़वा अभिलेख 12, इसमें हमें मोखरी वंश की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से 4 स्तंभ प्राप्त हुए हैं तथा इनमें से 3 पर लेख लिखे हुए हैं। ये भी आपको बड़े अभिलेख की बात है 433 ईस्वी पूर्व किया है। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। 1912 ईस्वी में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भिलोट माता मंदिर बड़लिया अजमेर से इसको प्राप्त किया था। इस अभिलेख के अनुसार माध्यमिका एक जैन केंद्र था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसकी बात करें दरबारी विद्वान और आश्रयदाता राजा का सुमेलित करना अपने को। तो इसकी बात करें मूर्णोत्नयनसी, इसकी मूर्णोत्नयनसी की बात करते हैं मतलब आश्रयदाता राजा कौन था इसका। तो इसकी बात करें तो इसका कौन था? जसवंत सिंह के समय था। तो जसवंत सिंह से मिलान हो जाएगा। इस बात कवि राजा बाकीदास की बात करें तो इसके ये किसके समय था? तो ये मान सिंह के समय था। मान सिंह से इसका मतलब भाव भट्ट की बात करें तो भाव भट्ट
संबंधित है, ये अनूप सिंह से संबंधित है। जय सोम की बात करें तो जय सोम को बात करें तो ये राय सिंह के समय था, राय सिंह आश्रयदाता था, तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वमेलित को चुने। तो गाइस अश्वमेलित को चुनना अपने को, तो फर्स्ट दे रखा है इसमें राजमहल का युद्ध 1743 में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ था, तो इसमें मतलब ये बिल्कुल सही दे रखा है, अश्वमेलित नहीं है। फिर सेकंड है बंटवाड़ा का युद्ध, ये 1761 ईस्वी में माधो सिंह और शत्रुसाल के बीच होता है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है गंगवाणा का युद्ध 1741 ईस्वी में अभय सिंह और रतन सिंह के बीच हुआ था, तो गाइस ये बिल्कुल गलत दे रखा था, ये अभय सिंह और किसके बीच हुआ था, ये जोरावर सिंह के बीच हुआ था, ना कि मतलब रतन सिंह के बीच, तो ये गलत दे रखा था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ है किंगोले का युद्ध, ये 1807 में जगत सिंह और मान सिंह के बीच होता है, ये बिल्कुल सही। इसके एक्स्ट्रा फेट की बात करें तो इसको देख लेते हैं। गंगवाणा का युद्ध 1741 ईस्वी में अभय सिंह जोधपुर और जोरावर सिंह बीकानेर के मध्य हुआ था, इसमें अभय सिंह की हार हुई थी, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। जोरावर सिंह को स्वयं मान सिंह का समर्थन मिला था, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मध्यकालीन राजस्थान की राज्य व्यवस्था में भोग किससे संबंधित था। तो भाई भोग की बात करें तो इससे किससे संबंधित है, ये किसानों द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला एक निश्चित भू राजस्व भूमि का करगोतक था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस किसान राज्यों को एक निश्चित भू राजस्व कहता था जिसे लगान भोज या भोग हासिल करते थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोज का नाज रूपी कर है और हिरण्य की बात करें नगद रूपी कर है, ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। मतलब भोग का मतलब तो होता है अनाज जिसमें कर के रूप में अनाज दिया जाता है, और हिरण्य का मतलब होता है नगद यानी पैसे वगैरह दिए जाते, तो उसे कहा जाता था। लगानी दान पटेल और चौधरी की मुख्य भूमिका निभाते थे, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अश्वमेलित युगम है। तो इसमें अश्वमेलित युगम की बात करें तो इसमें देवली अश्वमेलित युगम छाटना अपने को देवली कोटा कंटीजेंट इससे संबंधित है, ये मतलब सैन्य टुकड़ियों से संबंधित देवली एक कोटा कंटीजेंट संबंधित है, बिल्कुल से। खेरवाड़ा मेवाड़ भील कोट से संबंधित है। नसीराबाद बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ये से संबंधित है, बिल्कुल से। ब्यावर ये जोधपुर लीजन संबंधित, ये गलत दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये ब्यावर की बात करते हैं मेवाड़ बटालियन संबंधित है, और एरनपुरा ये जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ियों तैनात की थी यहाँ पे एरनपुरा से, जोधपुर लीजन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। इसमें गोविंदपुरा हत्याकांड की बात करें तो 14 मई 1925 मतलब इनका घटना और वर्ष है, इनको मतलब कौन कौन सा इसमें भी युग्मों को सम्मिलित करना है, जो कौन सा किससे मिलान है। तो गोविंदपुरा हत्याकांड की बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो इसकी बात करें तो ये 13 जुलाई 1923 को हुआ था, ये इससे मिलान हो जाएगा। फिर आता डाबी हत्याकांड, ये कब हुआ था, तो ये 2 अप्रैल 1983 को हुआ था। फिर आता नीमुचाना हत्याकांड, ये कब हुआ था, 14 मई 1925 को हुआ था। कूदन हत्याकांड इसकी बात करें तो ये कब हुआ था, यह हुआ था 25 अप्रैल 1935 को, तो ये इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में असंगत युग्म है। तो गाइस इसमें असंगत युग्म छाटना अपने को, तो इसकी बात करें तो फर्स्ट वाला दे रखा है अपने को वांगड़ सेवा संघ। वांगड़ सेवा संघ की बात करें तो मतलब इसकी स्थापना संस्थापक या स्थापना वर्ष भोगीलाल पांड्या 1938 में की थी, तो बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड है राजपूताना हरिजन संघ हरि नारायण शर्मा, तो गाइस ये गलत दे रखा है। और तो इसकी बात करें इस बार नेक्स्ट देख लेते हैं खंडलाई आश्रम, ये माणिकलाल वर्मा 1934 से, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य समिति जगन्नाथ दास अधिकारी 1912, ये बिल्कुल सही है। इसके देख लें राजपूताना हरि संघ हरि नारायण की, तो ये राजपूताना हरि जन संघ की स्थापना सन 1934 ईस्वी में हरविलास शारदा चांदकर्ण शारदा के भाई ने की थी। 1932 में पुनः समझौता गांधी अम्बेडकर के बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। घनश्याम दास बिरला इस संघ के अध्यक्ष थे, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म की चुनाव कीजिए। इसकी बात करें तो इसमें असंगत युग्म कौन सा है, ये चुनाव करना अपने को। तो इसमें राजपूताना गजट ये मौलवी मुराद अली अजमेर से संपादक सदस्य है, संपादक वो जगह है, सही है बिल्कुल। राजस्थान केसरी विजय सिंह पत्रिका इसके संपादक थे। प्रतीक वर्धा महाराष्ट्र में इसका संपादक हुआ, तो बिल्कुल सही है। देश हितैषी मुन्ना लाल वर्मा अजमेर, ये बिल्कुल सही। जयभूमि देवी शंकर तिवाड़ी ये जयपुर, ये बिल्कुल गलत दे रखा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात है जयभूमि की बात है, जयमुमाता 1940 में गुलाबचंद काला जयपुर से निकाले थे, ना कि मतलब इसके देवशंकर ने निकाला था, ना कि गुलाब चंद ने निकाला था इसको, ना कि देवशंकर ने, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकवाणी की बात करें तो लोकवाणी समाचार पत्र 1949 ईस्वी में देवशंकर तिवाड़ी ने जयपुर से निकाले थे, जमुनालाल बजाज की याद में शुरू किया गया था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों का सही क्रम है। तो मुख्य चुनाव आयुक्तों का सही क्रम की बात करें फर्स्ट वाले अपने से हो जाएगा। सबसे पहले ओम प्रकाश रावत, फिर सुनील अरोड़ा, फिर सुनील चंद्रा, राजीव कुमार, इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
दल बदल विरोधी कानून के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य को सदन की सदस्य से वंचित नहीं किया जा सकता यदि वह जिस राजनीतिक दल के से सदस्य ने निर्वाचित रखाया और उसे निष्कासित कर दिया है तो वह मतलब उसे वंचित नहीं किया जा सकता यदि वह इस प्रकार कार्य करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिसंघवाद की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक राज्य की स्वयं की शक्तियाँ होती है। तो गाइस ये बिल्कुल मतलब इसमें सत्य कथन बता दें, बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीनस्थ है। तो गाइस ये बिल्कुल मतलब गलत दे रखा है, अधीनस्थ नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट है, न्यायालयों को संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वाचन करने की शक्ति है। तो ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और मतलब फर्स्ट और सी, ए और सी इसका सही हो जाएगा, बी सही नहीं होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिसंघवाद की विशेषताओं में दोहरी व्यवस्था का प्रावधान है, अतः राज्य सरकार केंद्र के अधीन नहीं होती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण एवं देश स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य विकल्प चुनिए। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति को तर्कसंगत आधार के बिना उसके देश स्वतंत्रता वंचित रखने का अधिकार राज्य के पास नहीं है। तो गाइस ये बिल्कुल सही दे रखा, मतलब राज्य के पास इस प्रकार का अधिकार नहीं है। इस बार आता नेक्स्ट है अपना, किसी व्यक्ति को उसकी देश स्वतंत्रता से वंचित रखने का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। थर्ड दे रखा, भारतीय बनाम केरल राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने विधि की समय प्रक्रिया का गुड़ाता। तो ये बिल्कुल गलत दे रखा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। सत्य कथन बताना था अपने को, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ दे रखा है, देश स्वतंत्रता उपबंधी प्रत्येक श्रेणी द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। यह अनुच्छेद 21 से संबंधित है, जो भारतीय संविधान का एक मूल अधिकारों का विधिक अधिकार है। इसके बाद थर्ड का अपना एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेनका गांधीवाद 1978 उच्च न्यायालय ने माना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की समय प्रक्रिया के अर्थ में लिया जाना चाहिए। इसके तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, विश्वनाथ प्रताप सिंह उपरोक्त प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में बनी सरकार और सही कालानुक्रम क्या है। तो भाई चौधरी चरण सिंह की सरकारी बात है तो सबसे पहले 1979 से 1980 के बीच बनी थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकारी बात 1989 से 1990 में बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में बनी थी। इंद्र कुमार गुजराल की 1997 से 98 बनी थी। तो इनका सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा, ए डी बी सी। इसका सही कालानुक्रम ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि के विषयों पर सलाह देता है। तो वह सुप्रेरण पर यानी व्यापक लोकहित के विषय पर। तो इसमें फर्स्ट वाला बिल्कुल सही, मतलब सत्य कथन बिल्कुल सही है, इस पर देते सुप्रेरण पर देता है। फिर सेकंड है, यदि राष्ट्रपति ऐसी कोई सलाह मांगता है, यदि, और थर्ड है, केवल यदि विषय नागरिकों मूलाधिकार संबंधित तब हो जभी। तो गाइस जिसमें फर्स्ट वाला से सुप्रेरण पर मतलब देता है, मतलब वो तब व्यापक लोकहित के विषय पर होता है, तभी मतलब उस उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका, मतलब यदि राष्ट्रपति कोई सलाह मांगता है, मतलब जब भी मांगता है तभी इसको दिया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किन चुनाव का संचालन, निर्देशन व नियंत्रण किया जाता है। तो इसकी बात करते हैं इसमें लोकसभा, निम्नलिखित भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किन चुनाव का संचालन, निर्देशन, नियंत्रण किया जाता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सभी का देर का। तो इनमें कौन कौन सा किया जाता है, तो इसकी बात करें तो इसमें बात करें तो गाइस उपयुक्त सभी का मतलब सभी का किया जाता है। इसमें लोकसभा कब किया, राज्यसभा कब किया, राज्य विधानमंडल कब किया जाता है, राष्ट्रपति कब किया जाता है, उपराष्ट्रपति का, पांचों का किया जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो भाई इसमें असत्य कथन की बात है, तो आयोग के पास सिविल न्यायालयों के समान अधिकार और शक्तियां होती है। तो बिल्कुल सही दे रखा है ये। फिर सेकंड है, आयोग किसी भी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता जिसे गठित हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया हो। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। थर्ड है, आयोग पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए आदेश जारी कर सकता है। तो ये गलत दे रखा है, मतलब ये आदेश जारी नहीं कर सकता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ है, आयोग न्यायालय में लंबित मानवाधिकार संबंधित किस मामले से कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें बात करें तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, तो मतलब इसका मतलब इस पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिसकी बात केसी नियोगी थे, केसी नियोगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले मुख्य महानियंत्रक और लेखा परीक्षक ये कौन थे, तो ये थे पी नरसिंहा राव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इस प्रकार इसका मिलान हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
संघ एवं राज्य क्षेत्र के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्पष्ट कथन दे रखा है भारत के राज्य क्षेत्र में यदि बाहर के प्रदेश को शामिल करना हो तो इसके लिए संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कथन दे रखा है, तो इसकी बात करें तो बिल्कुल मतलब सत्य बताना है तो सत्य बिल्कुल सही दे रखा है ये। और तो सेकेंड है भारत में यदि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो तो इसके लिए संबंधित राज्य के विधानमंडल की सहमति अनिवार्य है, तो गलत दे रखा है। फिर थर्ड है अपने भारत का कोई क्षेत्र यदि किसी दूसरे देश को सौंपना हो तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा। तो फर्स्ट और थर्ड अपना सही है और सेकंड वाला गलत है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड वाला सही है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जून 1975 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी? तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो अपने थे फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रधानमंत्री बात करें तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो सत्य कथन बताना है इसका धन विधेयक को क्यों लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड दे रखा है एक मंत्री के साथ साथ गैर सरकार सदस्य धन विधेयक पुनः स्थापित कर सकता है, तो ये गलत दे रखा है। और थर्ड दे रखा अपने को राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन केवल सिफारिश कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती, तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा है, मतलब ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दे रखा है इसमें उच्च न्यायालय के रिट संबंधित न्यायिक अधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है। तो गाइस इसकी बात करें तो फर्स्ट दे रखा है इसमें, मतलब इसकी बात करें कौन कौन सा सही कथन बताना है। उच्च न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत बिल्कुल सही है। सेकंड दे रखा है यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय अपील कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। थर्ड दे रहा है सभी मूल अधिकार देश के सभी निवासियों को प्राप्त है, तो गाइस ये बिल्कुल गलत दे रखा है, सभी मूल निवासियों को प्राप्त नहीं है, तो ये इसमें मतलब फर्स्ट और सेकंड वाला सही है और थर्ड वाला नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को दो तरह की शपथ दिलाई जाती है। तो गाइज इसमें बात करें तो इसमें कौन सा सही है अपने को बताना है। तो मतलब राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री से प्रत्येक मंत्री को 2 तरह शपथ दिलाई जाती है, तो बिल्कुल सही देर का। इसमें सेकंड आता है एक शपथ पद के प्रति दूसरी गोपनीयता की होती है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड देर का अपने गोपनीयता शपथ से तात्पर्य है कि प्रत्येक मंत्रिमंडल का निर्णय को गुप्त रखेंगे, तो तीनों सही इसमें, तो तीनों ऑप्शन नंबर अपना मतलब तीनों उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें मतलब हस्तकला और संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित करना मतलब सुमेलित नहीं है, ये बताना अपने को। तो इसकी बात करें तो इसमें फर्स्ट दे रखा है अपने को रमकड़ा उद्योग गलियाकोटी डूंगरपुर संबंधित है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। फिर आता है कागजी बर्तन, ये अलवर संबंधित, ये बिल्कुल सही है। फिर आता है नक्काशीदार फर्नीचर जैसलमेर, ये बिल्कुल गलत दे रखा है, ये जैसलमेर संबंधित नहीं, क्योंकि नक्काशीदार फर्नीचर की बात करें बाड़मेर के प्रसिद्ध है, ना कि जैसलमेर के। इस बात आता है नस्वार, ये ब्यावर से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना राइट आंसर हो जाए। इस बाद नेक्स्ट आता है राजस्थानी संस्कृति चित्तराम अर्जुन आली आंख धर मंजला धर कोसा उक्त करती है किस लेखक की है। तो गाइस इसमें बताना उक्त करती है कौन से लेखक की है। तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है, तो इसकी नहीं है। श्री लाल नथवाल जोशी की नहीं है। लक्ष्मण कुमारी चुड़ावती नहीं है। और किसकी है? जहू रखा मेहर की है, तो जहू रखा मेहर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके गाइस श्री लाल नथवाल जोशी की बात करते हैं, ए बींदणी दो बींद है ना, और पढ़नियों परियोड़ी कुंवारी और दोरारो द्योरी, ये सभी इनकी करतिया है। लक्ष्मी कुमार चुड़ावत की बात करें तो मांजल रात केरा चकवा बात टाबरीर बाता और अमोलक बाता गिर ऊंचा गड्ढा गजबन आदि, ये सभी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की मतलब करतियाँ हैं। और यागवेंद्र शर्मा चंद्र की बात करें तो हूँ गोरी की किण प्यूरी खम्मा अन्नदाता जनानी ड्योडी हजार कूड़ा का सवार जमारो तास रो घर मेहंदी के फूल चांदा सेटानी मिट्टी का कलंक, ये सभी यागवेंद्र शर्मा की करते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखने, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुचामन ख्याल की बात करें तो गाइस ये किससे संबंधित है? तो ये लक्ष्मी राम संबंधित है, तो इस पर इनका मिलान हो जाएगा। फिर आता है शेखावटी ख्याल, ये किससे संबंधित है? ये नानू राम जी संबंधित है। फिर आता है नौटंकी ख्याल, ये नौटंकी ख्याल किससे संबंधित है? भूरी लाल जी से संबंधित है। और तमाशाई बंशीधर भट्ट से संबंधित है, तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भवर कड़ी,
है, मतलब बहुरुकड़ी क्या है। तो इसकी बात करते हैं स्त्री नाक आभूषण, तो ये बिल्कुल सही तरीके ये स्त्री का नाक का आभूषण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भंवरा या भंवरिया। बहुरुकड़ी स्त्री की नाक में पहने जाने वाला बड़े आकार की लौंग होती है, जिसमें आमतौर पर विष्णु समाज की महिलाएं पहनती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सारंगी, सारंगी की बात करें तो इसमें बात करते हैं किससे संबंधित, तत्ववाद से संबंधित है। फिर आता है नड़, नड़ की बात करें तो किससे संबंधित है, सुशिरवाद से संबंधित है। फिर आते हैं खंजरी, खंजरी की बात करते हैं किससे संबंधित है, अवनदवाद से संबंधित है। झांझ ये घनवाद से संबंधित है। इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट आता है लोक देवता और धार्मिक स्थानों से संबंधित मिलान करना है। तो ये बात करें तो फर्स्ट की मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया बात करें बापणी से संबंधित है ये। और तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी की बात करें तो किस संबंधित है, गोडवाड़ सिरोही से संबंधित है ये। ठीक है गाइज, गोडवाड़ सिरोही से संबंधित। बिग्गा जी की बात करें तो बिग्गा जी किससे संबंधित है, रोड़ी रीडी गांव से संबंधित है। भूरिया बाबा ये पांचोटा से संबंधित है। तो इस प्रकार इनका मिलान, सॉरी गाइज ये तल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी रीडी गांव से, तल्लीनाथ जी यहाँ से पांचोटा से संबंधित है। बिग्गा जी की बात करें, बिग्गा जी संबंधित है रेडी गांव से। भूरिया बाबा गोडवाड़ सिरोही से संबंधित है। इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुमेलित करना है, यहाँ पे जिले और पर्वतों को सुमेलित करना है। तो इसमें बात करें तो जालोर में झालोरा, झालोरा है, ठीक है। फिर आता है जयपुर में बरवाड़ा सीट, ये भी ठीक है। फिर आता है सिक्कर हर्ष पर्वत, ये भी ठीक है। और उदयपुर शायर, ये इस प्रकार इनका मिलान सीधा सीधा हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में थानोट के अनुसार DAW क्षेत्र किस भूभाग से संबंधित है। तो इसकी बात करें किस क्षेत्र से संबंधित है ये, तो इसमें फर्स्ट वाला सही हो जाएगा अपने अर्धशुष्क तुल्य जलवायु से यह संबंधित, जलवायु से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थानवेटनी की बात करें तो गाइस इसमें मतलब थानवेटनी जलवायु तापमान वाष्पीकरण व वर्षा के आधार पर वर्गीकरण है, जिसमें CAW यानी उपाद्र तुल्य जलवायु है, DAW यानी अर्धशुष्क तुल्य जलवायु है, DBW की बात है शुष्क अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु है, EAD शुष्क अमर्ष जलवायु है। इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विशेषता किस नदी की है। तो इसका उद्गम अजमेर के पास रावलपाड़ियों से होता है। यह अंतसलीला के नाम से जानी जाती है। इसे खारी सागी गुइया इसकी सहायक नदियाँ है। तो गाइस इसकी बात करें तो ये लूनी नदी की बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो मतलब लूनी नदी की विशेषता, तो लूनी नदी इसका राइट आंसर। और जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध तलाई दूध तलाई झील कौन से जिले में अवस्थित है। तो गाइस उदयपुर में स्थित है, दूध बावड़ी के नाम से जाना जाता है इसको। ये सॉरी गाइस दूध बावड़ी ये सिरोही में स्थित है, और दूध तलाई कहाँ पे, उदयपुर में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दूध तलाई कहाँ पर, उदयपुर में। दूध बावड़ी सिरोही में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वीं वन रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम वन विस्तार वाले जिलों का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो न्यूनतम वन विस्तार वाले जिलों का सही आरोही क्रम बताना अपने को। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, सबसे कम चूरू में, फिर हनुमानगढ़ में, फिर जोधपुर में, फिर गंगन, ये बिल्कुल सही इसका क्रम हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन भूरी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसकी बात करें तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा मध्य राजस्थान, मतलब मध्य राजस्थान का राइट आंसर है। जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं, अजमेर भीलवाड़ा में नवीन भूरी मिट्टी पाई जाती है, तो अजमेर भीलवाड़ा भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने फसल और शीर्ष से उत्पादन का मिलान करना है। तो गाइस इसमें बात करें तो अपने मिलान करना गन्ना, गन्ना की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा होता है गाइस श्री गंगानगर। फिर आता है बाजरा, बाजरा की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा अलवर में। फिर आता है गेहूँ, गेहूँ की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ में। फिर आता है मक्का, मक्का कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, इसमें अपने कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी ये जयपुर में स्थित है। तो गाइस इसकी बात करें तो ये सही है, जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक्स, JK इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी बात करें तो फेलसार सेंटर। गाइस यहाँ पे मतलब क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे मतलब इसमें मिस टाइप है कुछ वगैरह, तो इस वजह से इसको स्किप करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी राजस्थान का नहर परियोजना पर विचार कीजिए। तो इसका बात करें, इसका बजट 3,000 करोड़ रुपए है। तो गाइस ये बिल्कुल इसमें मतलब अपने कौन सा कथन गलत है, तो गलत वाले कथन बताने अपने मशीन में कौन सा है। तो इसमें कथन गलत कौन से है, तो इसमें फर्स्ट बताना है। इसका बजट 3,000 करोड़, तो एक बिल्कुल गलत दे रखा। सेकंड है, इसमें 13 जिले शामिल, तो ये बिल्कुल सही है। तो फिर से आता है, इसे राष्ट्रीय परियोजना दर्जा दिया गया है, तो ये भी गलत दे रखा है। फिर थर्ड है मतलब फोर्थ है अपना, यह चंबल शाही नदियों के दिए शेष जल के उपयोग से संबंधित, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें A और C वाला गलत हो जाएगा, B और D सही है। तो इसमें A और C अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके कुल बजट की बात करें तो 37,500 करोड़ है, ये राष्ट्रीय परियोजना नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना,
उन जिलों का चयन कीजिए, उन जिलों का चयन कीजिए जहां 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। तो गाइस इनमें कौन सा आता है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गाइस इसकी बात करें तो इसमें धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर इनमें सबसे कम लिंगानुपात है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, इसमें मार्बल और स्थानों से संबंधित, मतलब सफ़ेद मार्बल ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मकराना में पाए जाते हैं। सफ़ेद मार्बल तो ये मकराना हो जाएगा। काला मार्बल बेसलाना जयपुर में पाया जाता है। पीला मार्बल की बात करें तो पीथला जैसलमेर में पाया जाता है। सतरंगी पादला पाली में पाया जाता है। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, हाईब्रिड विंड एनर्जी प्लांट कौन से जिले में है। तो गाइस इसमें बात करें तो फर्स्ट दे रखा इसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। तो जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितने युग्म सुमेलित है। तो गाइस कंजर्वेशन और रिजर्व स्थान इनमें सुमेलित बताना, अपने मूल कौन सा सही सुमेलित दे रखा है यहाँ पे। तो इस फर्स्ट की बात करें, रणखार ये जालौर से संबंधित है। तो इसमें बात करें तो ये बिल्कुल सही है। जालौर में हमीरगढ़ी, भीलवाड़ा में ये बिल्कुल सही है। भांज अमली ये 12 में ये बिल्कुल सही। वाड़ा खेड़ा ये सिरो ये बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी में लेता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति कब लागू हुई है। तो इसकी बात करें तो 30 नवंबर 2022 को लागू हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट वित्त वर्ष 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। सरकार कुल व्यय में सर्वाधिक योगदान ब्याज भुगतान का है। तो गाइस इसमें मतलब बताना है, सही कथन का चयन करना है इसमें। तो इसमें फर्स्ट वाला की बात करें तो सही दे रखा है, मतलब सही कथन कौन सा है, सरकार कुल व्यय में सर्वाधिक योगदान ब्याज भुगतान की बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड है, सरकार की कुल प्राप्तियों में लगभग 6% का योगदान गैर कर प्राप्तियों का है। ये भी बिल्कुल सही है। सी दे रखा है, आयकर व निगम कर मिलकर सरकार की कुल प्राप्तियों में लगभग 15% का योगदान देते हैं। तो ये गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आयकर में बात करें तो मतलब 15% और आयकर 15% और निगम कर 15%, ये 15% देते हैं। तो मतलब ये बिल्कुल ये इसका सही हो जाएगा कुल प्राप्तियों में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मुद्रा बाजार में अल्पकालिक तरलता आवश्यकताएं पूरी की जाती है। तो इसकी बात करें तो इसमें मतलब गलत कथनों बताने कौन सा कथन गलत है। तो इसकी बात करें तो मुद्रा बाजार में अल्पकालिक तरलता आपूर्ति पूर्ति की जाती है। तो मतलब ये सही दे रखा है, ये गलत नहीं है। सेकंड दे रखा है, इक्विटी और वरीयता शेयर मुद्रा बाजार उपकरणों का हिस्सा है। तो ये गलत दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर पूंजी बाजार का हिस्सा है जो दीर्घकालिक साधन है, जबकि टी बिल वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र मुद्रा बाजार के उपकरण है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइस इसकी बात करती है, 2014 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो इसकी बात करें तो इसमें सही कथन बताना है अपने को। तो इसमें मतलब ये बिल्कुल गलत दे रखा है, ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है। इसके बाद सेकंड आता है, इसके अंतर्गत कार्यों का निष्पादन राज्य द्वारा किया जाता है और राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी यानी NRIDA के माध्यम से निगरानी की जाती है। तो ये सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय SMORD ने 2000 में PMGSY का पहला चरण शुरू किया था। ये केंद्र प्रायोजित योजना मतलब CSM है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक एग्रीगेटर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो गाइस इसकी बात करें तो इसमें बताना मतलब M3 और M4 मतलब को नैरो मनी कहा जाता है, क्योंकि ये ऋण के रूप में धन संचरित में मदद नहीं करते हैं। तो इसकी बात करें तो मतलब इसमें से अपने सही कथन बताना है। तो गलत दे रखा है, नैरो मनी इनको नहीं कहा जाता है। सेकंड दे रखा है, बी नई मौद्रिक एग्रीगेटर्स के अनुसार NM1 में जनता के पास नकदी बैंकों के पास है, नकदी बैंकों के पास मांग जमा और RBI के पास अन्य जमा शामिल है। तो ये सही दे रखा है। सी है, मुद्रा गुणांक अर्थव्यवस्था में सर्जित की जा सकने वाली मुद्रा की कुल राशि और बैंकिंग प्रणाली में ढाले गए नया मुद्रा की मात्रा के अनुपात को संदर्भित करती है। तो इसकी बात करें तो ये मतलब ये सही दे रखा। तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और M3 और M4 को बॉन्ड मनी कहा जाता है, क्योंकि ऋण के रूप में धन संचरित में मदद करती है, इसलिए बॉन्ड मनी कहा जाता है इनको, ना कि
ना कि नेरो मनी कहा जाता है इनको। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो WPI की बात करें तो इसकी बात करें तो इनमें सही कथन बताना है अपने को। तीनों में से WPI पूरे देश के लिए समान होता है, जबकि CPI राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भिन्न हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड दे रखा अपने को, WPI में विनिर्मित वस्तुओं का भार सबसे अधिक होता है, ये बिल्कुल सही दे रहा। सी, उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के अनुसार RBI द्वारा मुद्रास्फीति की गणना के लिए WPI का उपयोग किया जाता है। तो ये गलत दे रखा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद उर्जित पटेल की बात करें, उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर RBI ने 2014 में मुद्रास्फीति की गणना के लिए CPI का उपयोग किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर कथनों पर विचार करें। तो इसकी गणना 4 प्रमुख कारकों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन की गुणवत्ता और राष्ट्रीय आय के तहत की जाती है। तो गाइस इसकी बात करें तो इसमें मतलब सही कथन बताना अपने को। तो ये गलत देर का फर्स्ट वाला कथन अपने को। सेकंड देर 2021 में 0.633 के समग्र स्कोर के साथ भारतीय रैंक इसमें 132 थी। तो ये बिल्कुल सही देर का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाए। मानव विकास सूचकांक की गणना 3 प्रमुख अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता के अंतर्गत की जाती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, ना कि इस पर जो मतलब फर्स्ट वाले कथन में देर के इसमें 4 कथन नहीं है, मतलब सिर्फ 3 कथन राष्ट्रीय आय इसके तहत नहीं की जाती है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता इन 3 आधारों पर की जाती है, ना कि मतलब राष्ट्रीय आय के आधार पर भी। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मतलब सिंगल 1/9 भी क्वेश्चन बने सकता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वक्र का उपयोग कुल जनसंख्या के बीच धन के वितरण की गणना के लिए किया जाता है। तो है लॉफर वक्र का, फिलिप्स वक्र का, लोरेंज वक्र का, एंगल वक्र का। तो उसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, लोरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है। तो लोरेंज वक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशुधन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 4.11% और कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 25.6% का योगदान देता है। तो गाइस सही कथन बताना अपने तो सही है, बिल्कुल सही कथन दे रखा है ये। फिर भी है अपने पास, हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। तो ये बिल्कुल सही देर का अपने को स्वदेशी गोजाति नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया। ये भी बिल्कुल सही देर का है। तो इसमें तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM वय वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें यह 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक केंद्र की पेंशन योजना। इनमें से सही कथन बताना कौन कौन से सही कथन है अपने पास है। तो इसमें फर्स्ट वाला बिल्कुल सही दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण है। तो गाइस ये गलत दे रखा है इसमें, मतलब ये इसका द्वारा फंड इसको नहीं दिया जाता। सी दे रखा है, इस योजना के तहत अधिकतम निवेश सीमा 15 लाख रुपए तक वरिष्ठ नागरिक है। तो ये सही दे रखा है। तो ए और सी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, ना कि मतलब भारतीय मतलब कार्यान्वयन एजेंसी। फंड नियामक और विकास प्राधिकरण इसके नियामक एजेंसी नहीं है। इसकी कौन है, LIC इसकी नियामक एजेंसी है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करें। तो इसमें काके सस और मतलब सबसे ऊंची मतलब पर श्रृंखला और सबसे ऊंची चोट इसकी बतानी है। जैसे बेमेल मतलब असंगत को बताने में कौन सा सुमेलित नहीं का किसे एल्बर्स से बिल्कुल सही दे रखा है। यूराल नरोदिया से ये बिल्कुल सही दे रखा है। सेंट एलिया से मैकिनले ये गलत दे रखा है गाइज। और फोर्थ है डेकेंसबर्ग नट ले आना, ये बिल्कुल सही दे रखा है। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी इसमें सभी सही दे रखे हैं। यूराल की नरोदिया है, काकेसस के एल्ब्रुस है, यूराल की नरोद धनिया है और डेकेंसबर्ग की क्या नट ले आना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस नेक्स्ट और सेंट एलियंस की सबसे छोटी बात करें तो लोगान है, ना कि मतलब मैकिनले। ठीक है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। और अलास्का पर्वतमाला सबसे छोटी माउंट मैकिनले, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन से सीमावर्ती देशों का समूह। यूक्रेन से सीमावर्ती देशों का समूह बताना अपने को। तो कौन कौन से सीमावर्ती देश है मतलब वो सही कथन बताना। इसमें तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास, रोमानिया, रूस, हंगरी और बेलारूस। ये सभी यूक्रेन की सीमावर्ती देश है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, भौगोलिक विशेषता और देश इसको मतलब मिलान करना आपस में। तो इसकी बात करें तो इसमें फर्स्ट दे रखा विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल की बात करें तो इसे मतलब ये कौन से देश में है स्थित है। तो गाइस इसकी बात करें तो ये स्थित है अपने पास जिम्बाब्वे देश में विक्टोरिया फॉल। ठीक है गाइस, फिर आता है लेक विनिपेग। विनिपेग की बात करें तो ये कौन से देश में स्थित है, ये कनाडा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर
4 से इसका मिलान हो जाएगा। लाल सागर की बात करें तो लाल सागर कौन से देश में स्थित है, तो इरिट्रिया में स्थित है, इरिट्रिया से मिलान हो जाए। टोनले सेब की बात करें तो ये कौन से देश में स्थित है, ये कंबोडिया में स्थित है, तो कंबोडिया इसके प्रकार का मिलान हो जाएगा। लाल सागर की बात करें सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया में स्थित है। विक्टोरिया फॉल्स की बात जिम्बाब्वे में है, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो समशीतोष्ण घास के मैदानों में वाणिज्य पशुपालन प्रचलित है। तो इसकी बात करें लद्दाख, मेक्सिको, रोडेशिया और मध्य अमेरिका में प्रचलित एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। तो इनमें से बताना कौन से कथन सही है। तो इसमें गाइज अपने पास फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला गलत है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट दे लेते हैं। डेनमार्क और न्यूजीलैंड जैसे समशीतोष्ण घास के मैदानों में वाणिज्यिक पशुपालक उपयुक्त है। लद्दाख प्रकार की स्थानांतरित कृषि इंडोनेशिया और मलेशिया में प्रचलित है। नेक्स्ट आता है मिल्फा आद्रिम कृषि मेक्सिको और रोडेशिया और मध्य अमेरिका में प्रचलित है। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो गाइस यहाँ पे कैसे स्थिर कीमतों पर बताना है अपने को। तो स्थिर कीमतों की बात करें तो 86,134 रुपये, 6,134 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। तो राज्य का कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल वर्ष 2020-21 में 342.89 लाख हेक्टेयर है। तो गाइस इसमें फर्स्ट वाला कथन की बात करें तो इसमें फर्स्ट वाला कथन मतलब इसमें क्या बताना है अपने को, असत्य कथन वही फर्स्ट वाला कथन सत्य दे रखा है बिल्कुल। तो इसमें सेकंड कथन आता है अपने पास राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 179.48 लाख हेक्टेयर, ये बिल्कुल सही दे रखा। फिर थर्ड दे रखा अपने पास इसमें कृषि गणना 2015-16 के अनुसार वर्ष 2010-11 की तुलना में प्रचलित कुल जोतधारकों में 1.24 की वृद्धि तथा जोतों कुल क्षेत्र में 11.14 की कमी हुई है। तो ये गलत दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी की बात करें कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है, जो वर्ष 2010-11 की तुलना में 41.94% वृद्धि दर्शाती है। तो ये बिल्कुल सही दे रहा है। तो फर्स्ट ए, बी और डी सही है और सी वाला गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित जोतधारकों में 11.14% की वृद्धि हुई है तथा भूमि क्षेत्रफल में 1.24% की कमी हुई है। तो ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है रूडा के बारे में असत्य कथन क्या है। तो इसकी स्थापना नवंबर 1995 में हुई थी। तो गाइस ये बिल्कुल सही दे रखा है। फिर सेकंड आता है अपने पास यह ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी है। तो ये गलत दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके और एक्स्ट्रा फैक्ट बात करें तो रूडा 3 उप क्षेत्रों चमड़ा, ऊन व वस्त्र तथा लघु खनिज में अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। बिल्कुल सही है। इसने पोखरण पोट्री, बलू पोट्री, कोटा डोरिया, सांगानेरी एवं बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में जीआई टैग पंजीकरण प्राप्त किया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा, बल्कि ये 3 इसका सही हो जाएंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करते हैं कृषि क्षेत्र बढ़ावा देने एक स्वतंत्र एजेंसी, ये स्वतंत्र एजेंसी नहीं बल्कि ये संस्था गैर कृषि क्षेत्र के विकास को सहायता करती है। तो ये सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मार्च 2021 तक राजस्थान रेल मार्ग की लंबाई 6019 किमी है, जो भारत कुल रेल मार्ग का 8.83% है। तो वह इसकी बात करें तो अपने इनमें से उक्त कथनों में सत्य बताना है। तो इनमें से फर्स्ट वाला कथन बिल्कुल सही दे रखा है और सेकंड वाला कथन की बात करें तो राष्ट्रीय सड़क घनत्व राजस्थान के सड़क घनत्व के लगभग दुगुना है, ये बिल्कुल सही है। और फिर थर्ड वाला आता है अपने पास राजस्थान के सड़क तंत्र में सर्वाधिक योगदान ग्रामीण सड़कों का है, ये बिल्कुल सही है। फिर डी आता है RSRTC सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत स्थापित है, ये भी बिल्कुल सही देखा है। तो चारों इसमें कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना अपने को चारों कथनों में से। तो इसकी बात करें तो इसमें बात करें तो इसमें स्पष्ट कथन दे रखा राज्य में औद्योगिक विकास के लिए रिको 1980 की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड है दिसंबर 2022 तक रिको 8 नए औद्योगिक क्षेत्र और 4 एग्रो फूड पार्क हैं, 2 जापानी क्षेत्र, 3 सहज विकसित कर चुका है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। और थर्ड दे रखा अपने पास रिको द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिवरी जोधपुर में विकसित किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ये तो सही है। डी की बात करें रिको द्वारा इंडिया स्टोन मार्ट अंतर्राष्ट्रीय पत्र उद्योग प्रदर्शन का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत दे रखा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्को द्वारा, इसकी बात करें तो रिक्को द्वारा इंडिया स्टोन मार्ट अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है, ना कि दिल्ली में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य के सेवा क्षेत्र के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन बताना अपने कुछ चारों कथनों में से। तो इसमें बात करें तो फर्स्ट कथन देगा सेवा क्षेत्र का स्तर 2011-12 बुनियादी मूल्यों व प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान समान है, ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2022-23 में व्यापार होटल और जलपान घर सेवा क्षेत्र के GSVA में सर्वाधिक योगदान रहा, ये बिल्कुल सही है। राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 को लागू की गई थी, ये बिल्कुल सही है। और चौथा दे रहे वांगड़ पर्यटन सर्किट के तहत डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में पर्यटन बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये गलत है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसकी बात करें तो सेवा क्षेत्र का GSVA में योगदान 43.74% है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और वांगड़ पर्यटन सर्किट में केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा सम्मिलित है, ना कि मतलब प्रतापगढ़ इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शहरी जनसंख्या की भागीदारी क्रम से 31.14% व 24 राजस्थान में शहरी जनसंख्या की भागीदारी क्रम से 31.14% व 24.27% है। तो गाइस इसमें मतलब बताऊँ कथन प्रयुक्त में सत्य कथनों में पहचान करें तो इसमें फर्स्ट वाले कथन की बात करें तो सही दे रखा है। और सेकंड है सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक जिले में है व न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर जिले में है, तो गाइस ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। और थर्ड आता है अपने पास बांसवाड़ा सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला शहर है, तो ये बिल्कुल गलत दे रखा है। डी की बात करें प्रशासन शहरों का संघ अभियान 2 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हुआ है, तो ये भी गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, बल्कि और बाकी गलत है, तो ये इसका राइट आंसर मतलब हो जाएगा। इस बार ने इसके एक्स्ट्रा फैक्ट दे लेते हैं। बांसवाड़ा सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला शहर है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ है, ना कि 22 से, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से राजस्थान स्वास्थ्य योजना की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसमें पंजीकरण जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है, तो गाइस ये बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पे। और इसके बाद बात करें तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2021 से हुई, ये बिल्कुल सही दे रखा है। और इसमें थर्ड इसमें सरपंच वार्ड में प्रधान उप प्रधान सम्मिलित है, तो ये गलत दे रखा है गाइस। और फोर्थ इसमें कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की गई है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड मतलब 1, 2 और फोर्थ वाला सही हो जाएगा और थर्ड वाला गलत हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करते हैं इसमें राज्य के मंत्री विधायक पूर्व विधायक अखिल भारतीय सेवाओं के सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारी राज्य सरकार के सेवारत कर्मचारी पेंशन भोगी व उनके अव्याश्रित शामिल है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ना कि इसमें मतलब ये कौन सरपंच वार्ड पंच जो प्रधान ये वगैरह इसमें शामिल नहीं है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीवन मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ये कौन सा कथन असत्य है, तो यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है, तो गाइस जी बिल्कुल सही मतलब सही कथन दे रखा है, अपने को असत्य कथन बताना है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 से की गई है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। थर्ड आता है इसमें केंद्र राज्य का सहयोग अनुपात क्रम से 60 व 40 है, तो गाइस ये गलत दे रखा है, इसमें दोनों का अनुपात 60-40 नहीं 50-50% है, तो इसमें ये गलत दे रखा है। और फोर्थ ऑप्शन अपने पास इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक घरेलू को जल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल आपूर्ति करना है, तो ये भी सही दे रखा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 60-40 का नहीं 50-50 का अनुपात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे अपने 75 यानी अपना आधा पेपर कंप्लीट हो चुका है, अब आधा पेपर और बचा है। तो गाइस जो भी वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और चैनल पर नहीं आए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन ऑन नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया, वो गाइस ये तीनों काम अभी शुरू कर दो, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले नेक्स्ट पेपर लेके आऊँगा तो उसको देख सकेंगे। और गाइस आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब कमेंट करना है। और आपको यदि इसका PDF चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, जो सब मतलब जो कमेंट करेगा उसी को इसका PDF मिलेगा गाइस। और मैं कमेंट में आपको बता दूँ कहाँ पे इसका PDF मिलेगा, तो आपको कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको भी इसका PDF चाहिए मैं उसको कमेंट में आपको मतलब इसका PDF बता दूंगा कहाँ पे आप इसका PDF मिल जाएगा, जो कमेंट करेगा उसी को मिलेगा सिर्फ PDF इसका, अगर PDF आपको देखना है तो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपना 76 क्वेश्चन है और वीडियो में आप एंड तक बने रहना गाइस। अपने 75 क्वेश्चन और बचे हैं तो वो भी अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
मुख्यमंत्री राजश्री योजना, यह 19 दिसंबर 2019 को मतलब ये सुमेलित करना है इनको आपस में। तो इनकी बात करें तो सुमेलित करने की बात करें तो गाइस मुख्यमंत्री राजश्री योजना इसकी बात करें तो इसका मतलब ये किस कब शुरू की गई थी मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो गाइस ये शुरू की गई थी मतलब 1 जून 2016 को। तो इस प्रकार इसका मिलान हो जाएगा। तो 1 जून 2016 को इसका प्रारंभ किया गया था मुख्यमंत्री राजश्री योजना का। इस बात नेक्स्ट आता है अपने पास IM शक्ति उड़ान। IM शक्ति उड़ान इसको कब प्रारंभ किया गया था 19 दिसंबर। IM शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। इस बात आता है IM शक्ति निधि। शक्ति निधि की बात करें तो इसको कब शुरू किया गया था 18 दिसंबर 2019 को। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान से 1 जून 2020 सॉरी गाइस इसको 26 अक्टूबर 2020 को इसको शुरू किया गया था। तो इस प्रकार का मिलान हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। तो गाइस की बात करें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, स्वयं के कर राजस्व से, बाहरी अनुदान राशि से और गैर कर ऋणों से। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा स्वयं के कर राजस्व से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य स्वयं के कर जैसे SGST, सेल टैक्स और स्टेट एक्साइज टैक्स ऑन व्हीकल्स से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है इनको सभी को। तो इनमें सबसे पहले दे रखा अपने को राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये किसकी सहायता से किया जा रहा है। तो गाइस इसकी बात करें तो ये किस सहायता से किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है ADB की सहायता से किया जा रहा है, एशिया डेवलपमेंट बैंक की सहायता से। और इसके बाद सेकंड आता है बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना। इसकी बात करें तो ये किसी सहायता से किया जा रहा है, विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। इस बात आता है अपने को राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार अभियान सुधार परियोजना, ये किसकी सहायता से किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है अपने पास JICA की सहायता से और जीका की सहायता से। और अपने पास रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनः संरचना ट्रेंच किसके NDB की सहायता से किया जा रहा है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, इसकी बात करें तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। इसके बाद राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र उदयपुर, ये गाइस ये गलत दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा इसका। इस बार नेक्स्ट आता है जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम, इसकी बात करते हैं सिक्कर में स्थित है। और इसके बाद आता है समझ स्पर्शी अभियान, ये दौसा में स्थित है। तो ये सही दे रखे हैं बल्कि ये गलत दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। और इसके बाद ये राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये अजमेर में स्थित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है SDG इंडेक्स 4.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों को पर विचार करना है, बताना है इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो गाइस इसमें बात करें तो फर्स्ट वाला कथन दे रखा है SDG इंडेक्स 4.0 में 83 संकेतक व 14 गोल्स को सम्मिलित किया गया है। और इसकी बात करें तो इसमें एक जिला, फर्स्ट वाला कथन की बात करें तो इसमें फर्स्ट वाला कथन बिल्कुल सही दे रखा है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है अपने पास इसमें एक जिला भी एस्पिरेंट श्रेणी में सम्मिलित नहीं, ये बिल्कुल सही दे रखा है। थर्ड है इसमें इस सर्वाधिक स्कोर के साथ सिक्कर प्रथम स्थान पर व न्यूनतम स्कोर के साथ जैसलमेर अंतिम स्थान पर बने हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। फोर्थ पॉइंट अपने पास SDG इंडेक्स 2023 संस्करण 4.0 में राजस्थान का प्रदर्शन 2022 की तुलना में बेहतर हुआ है, ये भी सही देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोग सभी सत्य। तो गाइज यहाँ पे अपने 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ से अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं 81 से। तो गाइज अपन इसका क्या करेंगे, मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपके इसमें। तो इनका गाइज यदि आप बोलोगे तो मैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको बता दूं आप बोलते हो तो मैं इसके लिए अलग से मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि गाइज इसको अगर अपन सोल्व करने बैठे ना तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको मतलब जीके में थोड़ी परेशानी होने वाली है। तो इसके लिए आपको यदि इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको इसको समझा सकता हूँ, लेकिन आपके लिए क्या है इसको मतलब अलग से समझा दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में अपन जीके और जीएस वाले जितने साइंस एंड करंट अफेयर वगैरह का है वो क्वेश्चन सोल्व कर लेते, नहीं तो वो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आप इसका सोल्यूशन चाहिए तो वैसे तो मैंने PDF दे रखा है और आपको मैं PDF दे दूंगा। यदि आप कमेंट करते हो तो कमेंट में बताइए सोल्यूशन दे रखा है। यहाँ पे मैं उसका आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ और उनका आंसर बता देता हूँ। रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, जो इजी क्वेश्चन है मतलब जिनको टाइम कम लग रहा है वो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ सकते हो और आप खुद भी सोल्यूशन करने का इनको कोशिश कर सकते हो। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट, मतलब देखा देता हूँ मैं आप क्वेश्चनों को।
ये क्वेश्चन नंबर 81 है। इसकी बात करें तो ये है 400 रुपये की एक वस्तु खरीदते समय मुझे 7% बिक्री कर देना पड़ा और 64 रुपये की कीमत पर 9% कर देना पड़ा। दोनों वस्तुओं मिलाकर औसतन कितने प्रतिशत बिक्री कर का भुगतान करना पड़ा। तो गाइस आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको सॉल्यूशन कर सकते हो आराम से बैठ के। मैं आपको इनका आंसर बता दूँ, इनका आंसर हो जाएगा 8 सही 15/17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन भी यहाँ पे मैंने दिखा रखा, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। इस बार नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, एक्स और वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 7/3 दे रखा है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अनुपात एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 अनुपात मतलब 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो आप तो ये सॉल्यूशन इस प्रकार इसका हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्राफ में 5 अलग अलग राज्यों में 3 अलग एनजीओ ABC द्वारा दर्शाए गए पेड़ों की संख्या है। तो इसमें हरियाणा में एनजीओ ए द्वारा लगाए गए पेड़ों और तमिलनाडु में एनजीओ सी द्वारा लगाए गए पेड़ों में क्या अंतर है। तो गाइस इसमें अंतर बताना है, मतलब आप इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अंतर बताना है आपको इसमें क्या अंतर है। तो गाइस इसका अंतर क्या निकल के आ जाएगा, 80 अपने पास अंतर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनजीओ इसके बाद एक की बात करें तो इसका हरियाणा का तो 80 है, 80 देर का यहाँ पे, और इसके तमिलनाडु का एनजीओ सी की पूछा है तो ये 160 देर का। इन दोनों का अंतर निकाल देना, 160 में से 80 घटा देंगे तो 80 अपने पास राइट आंसर निकल के आ जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन दे रखा 4300 का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 4644 हो जाता है तो मूल राशि ज्ञात कीजिए जो समान ब्याज दर 5 वर्ष में 10,104 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर अपने पास क्या आ जाए 8,420 रुपये इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगी। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, 18,000 की राशि पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 405 है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या आती है। तो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर आती है 15% है, 15% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक आयताकार खेत का विकर्ण 15 मीटर और इसका क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है। प्रति 5 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत की बाड़ लगाने में कुल कितना व्यय होगा। तो इसकी बात करें तो इसमें प्रति रुपये 210 रुपये आएगा, 210 का राइट आंसर हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंजीनियरिंग शब्द के अक्षरों में कितनी व्यवस्था की जा सकती है। तो गाइस इंजीनियरिंग शब्द के टोटल कितने शब्द है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्द गाइस जिसे, तो इसको अपन कैसे निकालते हैं, सी मतलब 11 कितनी व्यवस्था की जा सकती है। तो गाइस इसमें मतलब इससे निकाला जाता है, इसमें ये आप इनका सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हो। आवश्यक तरीकों की संख्या इसमें टोटल आपको आंसर में बताऊं तो इसमें 2,72,200 तरीकों से व्यवस्था की जा सकती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मतलब बात करें तो इसमें 11 अक्षर है टोटल और इस आता है 3 बार ई आ रहा है, 3 बार एन आ रहा है, 2 बार जी आ रहा है, 2 बार आई आ रहा है और 1 बार आर आ रहा है। तो इसको मतलब इस प्रकार निकाला जाएगा, फैक्टोरियल से इसका मान निकाला जाएगा। तो इस प्रकार इसका सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब एल तो ऊपर 11 आ जाएगा, फिर इसका मतलब एल ये 3 बार आ जाएगा, मतलब 3 बार ई भी 3 बार है, 3 भी एन भी 3 बार है और 2 जी बार है। ये इस प्रकार इनका सॉल्यूशन मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इनसे कट जाएगा और फिर 2,77,200 इसका राइट आंसर निकल के आ जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 पास से एक साथ फेंके जाते हैं इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों फलकों पर संख्याओं का योग 4 या 6 से विभाज्य है। तो इसकी बात करें तो इसमें राइट आंसर की बात करते हैं, इसमें 7/18 है, 2 पासों को जब फेंका जाता है तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसका मतलब आंसर की बात करें तो इस प्रकार 2 पासों पे 36 टोटल बन सकते हैं और इसमें मतलब 2 बार इसमें क्या पूछा है यहाँ पे 4 और 6 से विभाज्य मतलब वो संख्या आनी चाहिए तो इस प्रकार आ जाएगी। तो इसमें कितना राइट आंसर है 7/, राइट आंसर इसका निकल के आ जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बक्से में 2 सफ़ेद 3 काली और 4 लाल गेंद है, इनमें से 3 गेंद किस तनी तरह से निकाली जा सकती है यदि कम से कम एक काली गेंद अवश्य निकले। तो गाइस इसमें बात करें तो इसमें 64 तरीके से निकाला जा सकता है। इसके बात करें तो इसमें 2 सफ़ेद मतलब क्या पूछा है यहाँ पे निकाल जा सकती यदि कम से कम एक काली गेंद अवश्य है। तो इसमें 2 सफ़ेद है तो 2 सफ़ेद 3 काली और 4 लाल गेंद है, तो इनका मतलब कॉमन वगैरह करके इनका इस प्रकार निकालेंगे। मतलब 3 C1 फिर इसका मल्टीप्लाई 6 C2 इस प्रकार निकाल टोटल का निकाल के फिर इनका 3 गुना 6 गुना 5 बटा +1 कर लेंगे इनका, तो फिर इसमें निकल के 64 अपना राइट आंसर आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुलोक और माध्य के मान क्रमशः 30 और 33 हो तो माध्यिका का मान क्या होगा। तो माध्यिका के मान ज्ञात करें तो गाइस बहुलोक एक बहुलोक प्लस 2 माध्य की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा 30 को और 66 को मतलब मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 96 निकल के आ जाएगा 96। और फिर माध्यिका क्या होगी उनकी तो 3 भाग दे देंगे इसमें। तो यदि बहुलक
और माध्य के मान क्रम 30 और 33, तो माध्यिका का मान ज्ञात करना। तो बहुलक एक का मतलब 30 और ये कितना 33, ये 2 मतलब 66। ठीक है, 66 प्लस 30 करेंगे बटा 3 का भाग दे देंगे इसमें, तो अपने पास कितना निकल के आ जाएगा 96, 3 का भाग देंगे तो 32 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रामसर आर्द्रभूमि स्थलों का संबंधित राज्यों से मिलान करना है। तो गाइस यहाँ पे अपने अब वापस से जीके क्वेश्चन आ चुके हैं, तो जीके क्वेश्चन देख लें, फिर रीजनिंग के आएंगे, उनको भी अपन शॉर्ट में मतलब देख लेंगे, आंसर आपको मैं बता दूंगा, आप सॉल्यूशन कर सकते हो उनको। तो इसका बात करें तो साल रामसर आर्द्रभूमि स्थलों का संबंधित राज्यों से मिलान करना है यहाँ पे। तो साइट का नाम, स्थित राज्य संघ और राज्य क्षेत्र, साल भूग आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश। इसकी बात करें तो ये साल भूग आर्द्रभूमि कहाँ पे स्थित है, तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, फिर आता है साक्य सागर। साक्य सागर की बात करते हैं कहाँ पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पाला आर्द्रभूमि बात है मिजोरम में स्थित है। सूचिद्रम थेरुम आर्द्रभूमि ये कहाँ पे स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, निम्नलिखित में से अश्वमेध उद्गम का चयन करें। तो गुजरात, इसमें गुजरात देगा गोरखनाथ शिखर, ये बिल्कुल सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ शिखर राज्य और सबसे ऊंची चोटी सही है। ओडिशा की बात करें देवमाली, पश्चिम बंगाल करो, ये गलत दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। फिर आता है कर्नाटक की मुल्ल्यानगिरी, ये सही दे रखा है, तो ये सही। पश्चिम बंगाल सबसे ऊंची चोटी की बात करें संदकपू, ये आपको ध्यान रखना। और करो है कहाँ की है, तो एक हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनमें से बताना कौन सा कथन मतलब कौन सा कथन सही है, तीनों में से बताना है। तो इसकी लंबाई दादर यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र तक लगभग 1500 किमी है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे, इसमें 5 राज्य शामिल है, तो इसमें 5 राज्य शामिल है, तो इसमें सही बताना है। 5 राज्य शामिल है, जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। फिर थर्ड दे रखा विश्व बैंक द्वारा कॉरिडोर फंडिंग एजेंसी, तो ये गलत दे रखा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट दे लेते हैं, ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है। विश्व बैंक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर की फंडिंग एजेंसी है, ये बिल्कुल सही है। और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिंग एजेंसी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर की फंडिंग एजेंसी है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा मिलान करना है, मतलब नदी और सहायक नदी का। तो तापी की सहायक नदी कौन सी है यहाँ पे, तापी की सहायक नदी है गिरना, तो इस प्रकार इसका मिलान हो जाएगा। फिर आता है गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है यहाँ पे, तो इंद्रावती, इस प्रकार मिलान हो जाएगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करें तो मूसी है, और कावेरी की सहायक नदी कौन सी है, तो नोएल हो जाएगी, तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज और क्षेत्र का मिलान करना है यहाँ पे। तो खनिज की बात करें तो मैग्नीज, ये कहाँ पे, सुंदरगढ़ में है, सुंदरगढ़ ओडिशा में। स्टील की बात करें तो स्टील कहाँ पे, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है गाइज, फिर इसके बाद बात करें तो लोहा की बात करें तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में सही है। और कोबाल्ट की बात करें, सही कोड का चयन करें, मतलब सही कोड हो सारे। कोबाल्ट की बात करें तो ये कहाँ पे, तो एसांग, ये नागालैंड में, तो इस प्रकार सही में लेते हैं यहाँ पे, तो मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोक्ष के अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न दे रखा उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, ये मतलब कथन दे रखा है, तो मतलब उपयुक्त में असत्य कथन बताना है, तो ये बिल्कुल सही कथन दे रखा है। जैन धर्म में से निर्वाण संबोधित किया गया है, तो ये गलत है, तो ये इसका राइट आंसर अपना सॉरी गाइस, इसमें हाँ ये गलत दे रखा है, ये इसका सही है। और थर्ड दे रखा ऋग्वेद में मोक्ष प्राप्ति मार्गों को उल्लेख मिलता है, तो ये भी गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका गलत हो जाएगा। मोक्ष शब्द सवितांबर उपनिषद में प्रथम बार वर्णित किया गया है, ये सही है। मोक्ष जैन धर्म में कैवल्य तथा बौद्ध दर्शन निर्वाण के नाम से जाना जाती है, सही है। मोक्ष वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो गाइस जैन धर्म से संबंधित तत्व कौन सा नहीं है, ये बताना अपने को। तो ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता देना, ये सही संबंधित नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद कौन कौन संबंधित है, वन व्यवस्था की निंदा करना, आत्मा के पुनर्जन्म को स्वीकार करना, शांतिपूर्ण अस्तित्व और सहयोग करना, ये सभी इससे संबंधित है, बल्कि ये नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन दर्शन एक अनिश्वरवादी दर्शन है। जैन धर्म वन व्यवस्था की निंदा की, किंतु जाति व्यवस्था की निंदा नहीं की है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो गौड़ वहु की बात करें तो इस बात की वाक्यपति राजेश इनकी यही लेखक है, इनकी देवी चंद्रगुप्तम ये विशाखा दत्त की है, ये बिल्कुल सही। तंत्र लोक ये अभिनव गुप्त की, ये भी बिल्कुल सही है। भोज प्रबंध पद्म गुप्त की है, ये पद्म गुप्त की नहीं है गाइस, ये वल्लभ कर्त की है, तो वल्लाह कर्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि पद्म गुप्त, ये इसका गलत हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्म गुप्त परिमल कर्त नर नव संहकचरित से परमार वंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिक्कों पर मानव रूप में बुद्ध की आकृति अंकन मौर्योत्तर काल से शुरू हुआ है। तो इन कथनों में बताया सत्य कथन, उपज सत्य कथन नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गाइस इसमें बात करें तो निम्न सिक्कों पर मानव रूप में बुद्ध की आकृति अंकन मौर्योत्तर काल से, ये बिल्कुल सही है। सेकंड देर साची के स्तूप में चित्रित किए गए दृश्य बौद्ध धर्म की केवल हीनयान शाखा से प्रेरित, तो ये गलत दे रखा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, सिक्कों पर मानव रूप में बौद्ध की आकृति का अंकन कनिष्क के समय से प्रारंभ हुआ है और साची के स्तूप में चित्रित किए गए दृश्य बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान दोनों शाखाओं से प्रेरित है, न कि हीनयान से ही। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी बात करें तो वह प्रथम मुस्लिम था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो गाइस में बताना असत्य कथन नहीं है। कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो इसमें फर्स्ट देर का, तो ये तो फर्स्ट देर का ये तो बिल्कुल असत्य है क्योंकि वो प्रथम सुल्तान नहीं था। सेकंड देर का इसके द्वारा प्रथम बार सिंध में जज कर लागू किया गया था, तो ये कथन असत्य नहीं है, तो ये इसका राइट ये सही है। और वह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमण था, ये कथन बिल्कुल असत्य नहीं है। और सेकंड फोर्थ आता है बौद्ध भिक्षुओं ने इसकी सहायता की थी, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। BCD मतलब सत्य कथन है, ये असत्य नहीं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और इसके एक्स्ट्रा पेट महमूद गजनवी प्रथम मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि दान की थी, ना कि ये कौन दे रखा था यहाँ पे, ना कि मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी था जो प्रथम सुल्तान, ना कि मोहम्मद बिन कासिम। तो ये फैक्ट आपको ध्यान है। जिस सुल्तान को दान करती सुल्तान से तात्पर्य खलीफा का प्रतिनिधि से होता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के समय निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की यात्रा नहीं की थी? तो नूनीज, लुई बारबोसा, डोमिगो पायस। तो इनमें से किसने नहीं की थी? नूनीज ने नहीं की थी। नूनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पुर्तगाली यात्री नूनीज ने अच्युत देव राय के समय विजयनगर यात्रा की थी, ना कि कृष्णदेव राय के समय। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकबर के समय आगरा के किले में बनवाई गई इमारतों का चयन कीजिए। अकबर के समय कौन कौन सी इमारत बनाई गई थी? तो इनमें से बात करें तो इसमें अमर सिंह दरवाज़ा और दिल्ली दरवाजे दोनों बनाए गए थे, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अकबर के समय निर्मित आगरा किले में 2 दरवाजे थे, अमर सिंह और दिल्ली दरवाजे, ये दोनों बनाए गए थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ख्वाबगाह और हिरण मीनार फतेहपुर सीकरी में स्थित थे और ख्वाबगाह अकबर का सैन्य कस्ता, हिरण मीनार हाथी स्मारक अकबर ने अपने प्रिय हाथी की स्मृति में बनवाई थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो गाइस इसमें सुमेलित करना अपने को, तो इसमें फर्स्ट दे रखा अपने को संवाद कौमुदी मतलब कौन सी भाषा का, मतलब ये कौन सी भाषा का समाचार पत्र था? तो इसकी बात करें तो ये कौन सी भाषा था? बंगाली भाषा का था, बांग्ला भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है ब्रह्मोनिकल मैगजीन, तो इसकी बात करें तो ये कौन सी भाषा संबंधित है? अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। फिर मीरातुल अखबार की बात करें तो फारसी भाषा से संबंधित था। फिर आता है बगदूती हिंदी भाषा से संबंधित था। तो ये सभी फैक्ट इस प्रकार का मिलान हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेलबी कमीशन किस वर्ष गठित किया गया था? तो गाइज ये कब गठित किया गया था? तो इसकी बात करें तो ये 1895 गठित किया गया था। 1895 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान नरमपंथियों के दबाव स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने जो सुधार कार्य किए उनमें से एक वेलबी कमीशन का गठन 1896 में भी था, जो व्यय सुधार आयोग के नाम से जाना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो गाइस इसकी बात करें तो प्रिंस ऑफ वेल्स की बॉम्बे यात्रा और जब नंदलाल द्वारा राय बहादुर उपाधि का त्याग करना, अमेरिकी पत्र वेब मिलर का सहयोग और बारदोली सत्याग्रह, तो इनमें से कौन सा से संबंधित नहीं, ये बताना अपने को। तो इसमें COD यानी अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर का सहयोग और बारदोली सत्याग्रह, ये दोनों संबंधित नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर दांडी यात्रा समय 12 मार्च 1900 गांधी जी के साथ बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में गुजरात में वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अहमदाबाद सत्र 1921 में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस
कर न देने का आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत बारदोली से की जाएगी। तो इससे विफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कालानुक्रम इसका निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये सबसे पहले यानी इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, DBAC, इस प्रकार का मिलान हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के बाद 28 जनवरी 1950 को योजना आयोग की बात करें 15 मार्च 1950 की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की 6 अगस्त 1952 की स्थापना हुई थी। तो इनका अनुसार अपने क्या हो जाएगा, D यानी निर्वाचन आयोग, B यानी उच्चतम न्यायालय, फिर आएगा अपन योजना आयोग और फिर आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। इस प्रकार का मतलब स्थापना वर्ष से कालानुक्रमण हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में त्रिभुजों संख्या को दर्शाता है। तो इसमें त्रिभुजों संख्या को दर्शाना है, अपने को कितने हैं तो इस प्रकार की गिनती कर लेनी है। इसमें टोटल 18 त्रिभुज है, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। इसमें ये रीजनिंग क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गीकरण के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। विज्ञान के विद्यार्थी, कला के विद्यार्थी और पुरुष। तो गाइस इसमें सही बताना अपने को, विज्ञान के विद्यार्थी होने चाहिए, कला के विद्यार्थी होने चाहिए और पुरुष भी होने चाहिए। तो गाइस ये बन गया अपना पुरुष वाला, और इसमें ये विज्ञान के विद्यार्थी, साइंस के विद्यार्थी और ये कला के विद्यार्थी। तो ये इस प्रकार इनका सही और लाइक ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। कंप्यूटर विज्ञान तथा गणित के 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित विषय का चयन किया। इनमें से 8 छात्रों ने केवल गणित विषय लिया, कंप्यूटर विज्ञान नहीं ली। तो इनमें से बताना है मतलब उन छात्रों संख्या कितने जिन्होंने सिर्फ कंप्यूटर विज्ञान विषय चुना, गणित नहीं चुना। तो ऐसे में बताना है कंप्यूटर विज्ञान तथा गणित के 25 छात्रों एक कक्षा, 25 छात्रों एक कक्षा है, जिसमें 12 छात्रों ने गणित विषय, ये कंप्यूटर हो गए, और ये 12 छात्रों ने गणित विषय चुना, ये 12 छात्रों ने मैथमेटिक्स। ठीक है, और इनमें से 8 छात्रों ने केवल गणित, क्या है बता रहा गाइस यहाँ पे 12 छात्र गणित विषय का चयन किया, इनमें से 8 छात्रों ने केवल गणित, मतलब 8 ने केवल गणित चयन किया है। ठीक है गाइस, 12 चुने, टोटल 12 चुने, जिनमें से तो 4 यहाँ पे आ जाएंगे। और तो कंप्यूटर विज्ञान का नहीं, उन छात्रों की संख्या कितने जो सिर्फ कंप्यूटर विज्ञान विषय चुना, गणित नहीं। तो उन न्यूनतम वो संख्या बताने का है अपने को। तो इसमें 8 4 ये 12 हो गए, और ये मतलब कितने बचे 25 में से ये 13। तो 13 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जिसने कंप्यूटर चुना ना कि मतलब गणित। तो 13 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अब रीमा 10 किमी दक्षिण दिशा की ओर चलती है। तो गाइज अपन चला देते हैं उसको 10, ये अपना सॉरी गाइज ये अपना डायग्राम बन गया। इसमें ये मतलब ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। अब ये बोल रहा है कि रीमा 10 किमी दक्षिण दिशा की ओर चला। तो रीमा 10 किमी ये प्रारंभ बिंदु मान लेते हैं यहाँ से अपन। ठीक है, तो यहाँ से 10 किमी किधर चला, दक्षिण दिशा यानी नीचे की ओर 10 किमी ये चल गया। ठीक है, यहाँ तक चल गया 10 किमी दक्षिण दिशा की ओर चली, और फिर वो दाहिने मुड़ कर 5 किमी दाहिने मुड़ रही है गाय, जो दाहिने मुड़े मतलब इधर मुड़ेगी, दाहिने मुड़ कर कितना चले 5 किमी चलती है। ठीक है, 5 किमी चलती है, फिर वो दाहिने मतलब इधर जा रही है, तो इसका दाहिना हाथ के ऊपर की तरफ होगा, तो इधर का मुड़कर कितना 10 किमी यानी वो पहले की सिद्ध में आ चुकी है। ठीक है, तो 10 किमी चली। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ी मतलब ये ऊपर जा रही है, मतलब इसका बाएं हाथ किधर इधर है, तो ये 10 किमी चलती है। फिर तो अब उस तक पहुंचने के लिए सीमा को कितने किमी चलना पड़ेगा। तो सीमा यहाँ पर है और उस तक पहुंचने से तो 10 किमी, तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 किमी है, तो 20 किमी चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर इसका। ऑप्शन नंबर सॉरी गाइज ये 5 किमी थी यहाँ पे दूरी इसकी, मतलब यहाँ से तो ये 5 किमी चली थी, और ये वाले 10 किमी चली थी। वापस आने के लिए ये 5 किमी चली थी, ये 10 किमी ये चली थी, 5 किमी ये चली थी, और फिर ये 10 किमी चली, तो फिर ये 10 किमी चली, तो ये 5 किमी अंतर हुआ। तो 5 और 10 ही कितना 15 किमी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रश्न में 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष मान्यता स्पष्ट हो सके निकाल गया, आप विचार करना है। इनमें बताना कथन और निष्कर्ष, इनमें से बताना है कि कौन सा उत्तरित है और कौन सा नहीं है, मतलब इससे संबंधित कौन सा नहीं। तो कथन दे रखा है इनमें से फर्स्ट, जीवन का मतलब दबाव और तनाव है। दबाव और तनाव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो इसे निष्कर्ष दे रखे हैं, निष्कर्ष कौन कौन से इसमें मतलब फॉलो करते हैं और कौन सा नहीं करता है, तो ये बताना अपने को। तो जीवन जीने
योग्य नहीं है। तो गाइस इसमें फर्स्ट वाला कथन की बात करें तो इसमें जीवन जीने योग्य नहीं, तो इस प्रकार की बात इसमें कथन में कहीं पर भी नहीं की गई। फिर सेकंड कथन दे रखा है जीवन में तनाव और दबाव से बचना चाहिए, तो ये कथन दे रखा था, तो ये सही हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल सेकंड निष्कर्ष सही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दबाव और तनाव का जीवन प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः जीवन तनाव और दबाव से बचना चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू ने यू को स्वयं का परिचय देते हुए कहा है कि तुम मेरे पति के पिता की पत्नी की बहू हो। यूं तथा डब्ल्यू एक दूसरे किस तरह संबंधित है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा यूं। यूं डब्ल्यू के पति के भाई की पत्नी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डायग्राम देख सकते हो, इस प्रकार इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। गाइस काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है वैसे ही, तो मैं आपको मतलब शॉर्ट में इनका आंसर बता देता हूँ, आप आराम से बैठ कर इनको सॉल्यूशन कर सकते हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रसन्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाती है, तो इसमें उत्तर बताना है अपने को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 वाली ये आकृति सही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि METER मेटेरियल का कोड ये JXQ BOF है XI है, तो इस प्रकार का JOY का कोड क्या होगा, तो JOY का कोड पूछा गया यहाँ पे, तो JOY का कोड बताना है अपने को। तो इसका JOY का कोड हो जाए GLV हो जाएगा। यहाँ पे मतलब क्या देर का -3 कर रखा है, सब में से ये M कितने पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 12 पे आता है, सब में 3 -3 करके आना। तो ये अपने को JOY का यानी 10 15 और 25 में -3 कर लेना। 10 में से 3 गए तो कितने बचे 7, 15 में से 3 गए तो कितने बचे 12, 25 में 3 गए तो 22। तो इसका 7 पे क्या आता है G, 12 पे क्या आता है L और 22 पे क्या आता है UV। तो इस प्रकार ये GLV इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 3 कथन दिए गए जिन्हें आगे 3 कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन का है, तो ये कथन निष्कर्ष की बात करें सभी झीलें ये फूल है पुल है, सभी झीलें ये झील हो गया और ये पुल हो गया, ठीक है। सॉरी गाइस ये गलत डायग्राम बन गया। सभी झीलें ये सभी झील हो गया और ये सभी झीलें पुल है, ये पुल बन गया, ठीक है। कोई टैंक पुल नहीं है, तो ये टैंक को अपन अलग बना देते हैं। कुछ समुद्र झीलें हैं और कुछ समुद्र ये झीलें हैं, ये कुछ समुद्र ये झीलें हैं, ये समुद्र हो गया, ठीक है। तो अब इनमें निष्कर्ष निकालना अपने को, तो गाइस इसके लिए दोबारा से अपने को नीचे जाना पड़ेगा, डायग्राम दोबारा से बनाने पड़ेगा अपने को। ये टैंक हो गया और ये समुद्र हो गया और ये झीलें हो गए और ये क्या हो गए नाले, ठीक है। तो कुछ समुद्र पुल है, कुछ समुद्र पुल है, ये पुल दे रखा था अपने को, कुछ समुद्र पुल है, तो ये बिल्कुल सही कथन दे रहा है फर्स्ट वाला। कुछ टैंक झील, तो ये गलत है। कोई थर्ड दे रहा कोई झील टैंक नहीं है, कोई झील टैंक नहीं, ये सही है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड वाला सही हो जाएगा और सेकंड वाला गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड वाला सही है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड सही है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक एक छात्र को कहते हैं यदि आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं आपको क्या सजा दूंगा, तो गाइस इसमें चेतावनी का वाला कथन नहीं, तो इसमें चेतावनी के बाद छात्र शिक्षक की बातों पर ध्यान दे सकता है, ये मतलब कथन दे रखा है, तो इनमें से बताना अपने को। और सजा छात्र को अनुशासित करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो गाइस सजा छात्र को सबसे अनुशासित करने सबसे अच्छा तरीका नहीं है, बल्कि ये चेतावनी के बाद शिक्षक की बातों पर ध्यान दे सकता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का स्पष्ट वाला मलदाना स्पष्ट अंतर नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। तो राजस्थान तीसरा सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है, तो गाइज राजस्थान तीसरा सबसे अधिक जिलों वाला जिला है, तो गाइज ये मतलब ऑप्शन इसमें बताना है मतलब कौन सही कथन कौन कौन से इसमें, तो ये बताना अपने गोवा न्यूनतम जिलों वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जिलों वाला, तो सी भी सही दे रखा है इसमें। और बात करें तो इसमें मतलब गोवा से ये बी सही दे रखा और फर्स्ट, क्योंकि राजस्थान में अब 50 जिले हो चुके हैं और ये तीसरा सबसे ज़्यादा मतलब जिलों वाला जिला हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही दे रहा है, थर्ड भी सही दे रहा है और सी भी सही दे रहा है, तो उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर है, क्योंकि राजस्थान 50 जिले, उत्तर प्रदेश में 75 जिले और मध्य प्रदेश में 52 जिले, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब
तीनों उपयुक्त सभी सही है। तो गोवा में सबसे कम है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है और राजस्थान में थर्ड लार्जेस्ट है और मध्य प्रदेश सेकंड स्थान पर आता है। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और इस बार और गोवा में न्यूनतम 2 जिले हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसकी बात करें ढाका में हुआ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश की सहायता तो ऑपरेशन करुणा चलाया है? तो म्यांमार को चलाया, म्यांमार देश के लिए चलाया। तो म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाए। म्यांमार सहायता तो भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया। म्यांमार चक्रवात मोचा के कारण भारी मात्रा में नुकसान हुआ है और उसके मतलब बचाव राहत कार्य के लिए इसके ऑपरेशन करुणा यहाँ पे चलाया गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया? प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को किया गया। तो प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को नालंदा विश्वविद्यालय चांसलर नियुक्त किया गया। अमर्त्य सेन नालंदा विश्वविद्यालय के पहले चांसलर थे। तो इफेक्ट आप ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट, हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में हुई थी। यह 14 भाषाओं में 4.17 करोड़ पुस्तक प्रकाशित कर चुकी है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये कौन बने हैं अपने को बताना है। तो आदित्य सामंत बने। आदित्य सामंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदित्य सामंत 83 नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बने। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस में विद्रोह के कारण खबरों में रहा है वेगनर समूह क्या है? तो वेगनर समूह क्या है? तो ये निजी सैन्य समूह है। निजी सैन्य समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस की निजी सैन्य कंपनी वेगनर समूह हाल ही में सरकार के विद्रोह के कारण खबरों में रही थी। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक बाघों की संख्या का सही कालानुक्रम है। तो गाइस इसको बताएं मतलब सही क्रम के कौन सा है? तो गाइस जिसमें सही क्रम हो जाएगा अपने पास मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। मतलब सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बाघ है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस और बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के तहत मध्य प्रदेश 785, कर्नाटक 563 बाघ और उत्तराखंड 560 सर्वाधिक बाघ संख्या वाले राज्य हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में 260 यानी सर्वाधिक बाघ संख्या वाला रिजर्व है। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। रिजर्व प्रबंधन और संरक्षण के मामले पेरियार टाइगर रिजर्व अव्वल स्थान पर है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत के किस शहर में बनी है? तो गाइस ये बनी है सूरत में। तो सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑफिस बिल्डिंग दुनिया सबसे बड़ी कौन सी बनी है? सूरत में बनी। सूरत ये आपको सूरत कहाँ पे स्थित? गुजरात में। इफेक्ट आपको ध्यान। गुजरात सूरत में स्थित डायमंड एक्सचेंज पेंटागन कार्यालय को पछाड़कर सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बना है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। पहले कौन सा था गाइस? डायमंड एक्सचेंज पेंटागन कार्यालय था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस नेक्स्ट हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान बाघों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान बाघों की संख्या कितनी है? 88 है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सिर्फ 88 बाघ है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में पीएम स्किल हब बनाने की घोषणा की गई है? तो कोटा विश्वविद्यालय में की गई। कोटा विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा किसे सर्वोच्च अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो भानु भारती किया गया। भानु भारती इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो एक देहरादून में स्थापित किया गया। देहरादून यानी उत्तराखंड राइट आंसर इसका। देहरादून उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के संभाग में RCAT का केंद्र स्थित है? तो RCAT का केंद्र कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। RCAT फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान गांधी सेंटर फॉर एडवांस, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है। ये फैक्ट आप ध्यान। वर्तमान जयपुर व जोधपुर में स्थित है। बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर में इसका सेंटर बनाना प्रस्तावित है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे जोधपुर में भी स्थित है। जोधपुर ऑप्शन नहीं था, जयपुर था। तो ये भी आपको ध्यान है। जयपुर इसका राइट आंसर। जोधपुर ऑप्शन में होता तो ए और बी सही होता और कोरा मतलब सिर्फ जयपुर के अलावा जोधपुर होता। जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन राजस्थान आवास हाउस का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीन राजस्थान हाउस का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री को डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है? तो कई किसको किया? योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया, जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री है। उन्हें 2023 वाले मतलब कौन से डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
से खेल केवल ग्रामीण ओलंपिक में शामिल है? तो रस्साकसी, शूटिंग, मतलब इसमें रस्साकसी और शूटिंग बॉल ये दोनों शामिल, कबड्डी और खो खो इसमें शामिल नहीं है। तो रस्साकसी और शूटिंग बॉल ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यव्रत रावणचूड़ा का पेनोरमा किस स्थान पर बनेगा? तो ये कहाँ पे बनेगा? चित्तौड़गढ़ में बना, चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के अनुसार विंड एनर्जी उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान? इसमें चौथा स्थान है, चौथा स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम स्थान पर इसमें केंद्र सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी में राजस्थान का उत्पादन चौथा व क्षमता में पहला स्थान है। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान मतलब उत्पादन शीर्ष स्थान पर है। गुजरात पहले स्थान, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान आता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंध में स्वार्म प्रणाली का संबंध किससे है? तो वह स्वार्म प्रणाली का संबंध किससे है? तो गाय किससे संबंधित है? तो मानव रहित विमानों यानी UAVs से संबंधित है, एंड ड्रोनों से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वार्म प्रणाली मानव रहित विमान प्रणाली जिसमें एक साथ कई ड्रोन सम्मिलित है। यह 50 किमी की रेंज में वेपन ड्रिलिंग करने में, मतलब वेपन ड्रिलिंग करने में संबंधित है, डीलिंग करने में सक्षम है। तो ये इनसे संबंधित है। और इनकी निर्माणकर्ता कौन है? तो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के तहत इनको मतलब निर्माण इनका किया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय चर्चा में रहने वाले चैट बोट से अभिप्राय है। तो ये चैट बोर्ड से अभिप्राय है। तो ये क्या है? तो गाइज इसकी बात करें तो वे आभासी एजेंट जो तत्कालिक रूप से ग्राहक को उपयोगकर्ताओं से प्रश्न पूछताछ जवाब देते हैं उन्हें चैट बोर्ड्स कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कृत्रिम उपग्रह सदैव पृथ्वी से पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व के घूर्णन करती है और यह उपग्रह के पलायन वेग में सहायक होता है। तो गाइस जिसमें ए और बी दोनों सही है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कृत्रिम उपग्रह सदैव पृथ्वी पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की घूर्णन करती है और यह उपग्रह पलायन वेग सहायक होता है। तो दोनों सही है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ती पलायन वेग की बात करें तो 11.2 किमी प्रति सेकंड होता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। पलायन वेग होता है जिससे मतलब यदि उस गति से कोई पिंड ऊपर फेंका जाता है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण पार कर जाता है और वापस कभी पृथ्वी पर लौट के नहीं आता यदि उसमें कोई ताकत या बल नहीं है। तो इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या कथन है उन्हीं पर विचार करना अपने को। तो स्पष्ट कथन दे रखा है इसमें और इसमें बताया गया है पारिस्थितिक पिरामिडों में मर्त जीवी का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। तो इसमें बात करें तो ये बिल्कुल सही कथन दे रखा है और सही बताना अपने को। सेकंड है, ऊर्जा पिरामिड कभी भी उल्टे नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सही है। समुद्री बायोमास पिरामिड सामान्य रूप से उल्टा होता है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। तो तीनों सही है। तो तीनों ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेलित युगम का चयन कीजिए। तो गाइस इसमें अश्वमेलित बताना कौन सा है। तो इसमें फर्स्ट दे रखा अपने को एराविकुलम। तो इसमें बताना, इसमें बताएगा तो सही सुमेलित है, अश्वमेलित नहीं है। सेकंड दे रखा अपने मूर्खुति आंध्र प्रदेश, ये गलत दे रखा। तो ये इसका सही हो जाएगा। और फिर दे रखा महावीर हरिण वनस्थल, ये भी सही है। और भितरकनिका ये मध्य प्रदेश, ये गलत दे रखा, मतलब ये बी और डी गलत है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एराविकुलम नेशनल पार्क कन्नन देवन पहाड़ी क्षेत्र मुन्नार केरल में स्थित है। वर्ष 1978 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। इसको इफेक्ट होता है ना, मुक्कुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है। यह पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है और यहाँ टोडा जनजाति पाई जाती है। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट है महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह ब्लैक बक हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें नेक्स्ट आता है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान अपने मैंग्रोव परितंत्र में ओलिव, रेडले, कछुए एवं मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट आता है विक्रम एस रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसकी बात करते हैं, इसे इसरो द्वारा मिशन प्रारंभ के तहत डिजाइन और विकसित किया गया था। तो गाइस ये बिल्कुल मतलब सही कथन नहीं दे रखा है, ये गलत दे रखा है। इसके बाद सेकंड आता है, ये छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान ऐसा सहयोगी की तुलना में भारी पेलोड ले जा सकता है। तो ये कथन सही दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे स्काई रूट द्वारा मिशन प्रारंभ के तहत डिजाइन और विकसित किया गया था, न कि मिशन प्रारंभ के तहत। यह भारत का प्रथम निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है। तो सही बताना इसमें से मतलब ये कंप्यूटर की जो मापन की प्रणाली है उनके बारे में है। तो इनकी बात है इसमें थर्ड वाला से किलोबाइट सबसे
मतलब किलोबाइट, फिर टेराबाइट आते, फिर एक्साबाइट होते, फिर योटाबाइट, मतलब बड़े से छोटे से बड़े का क्रम बताना है इसको। तो ये इस प्रकार का क्रम सही। तो सबसे छोटी इकाई बिट होती, फिर बाइट होती, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट, इस प्रकार इनका मतलब बढ़ते हुए क्रम होता है। तो ये आप ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अश्वमेध युग्मों को ज्ञात कीजिए। प्रोजेक्ट 15B ये किससे संबंधित है? तो ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से संबंधित है। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। प्रोजेक्ट 75 इसके बाद है तो स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है। इस बात प्रोजेक्ट 17A ये किससे संबंधित है? फ्रिगेट से संबंधित है। तो ये इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या मतलब मिलान करना है, तो ऑप्शन उपरोक्त सभी इनका मिलान हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चर्चा में रहने वाली मेटावर्स परियोजना में सम्मिलित घटक है। तो गाइस इसमें क्या इंटरनेट, आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता और होलोग्राम, तो इसमें चारों सम्मिलित है। तो चारों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो स्केल की परास होती है। तो नैनो स्केल की परास की बात करें तो इसमें मैं आपको बता दूं तो इसमें नैनो स्केल की 1 nm से 100 nm के बीच, और बात करें 1 nm से 100 nm के बीच, या 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर के बीच, ये दो होती है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब इसका रासायनिक सूत्र दे रखा है और उपरोक्त में से हरित गृह गैस कौन सी है? तो गाइस मैं बता हरित गृह कौन कौन सी गैसी है। तो गाइस बात करें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है जिसका CH4 नाम होता है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये चारों ये तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाए। प्रमुख हरित गृह गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी इसमें शामिल है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिनों की बात करें तो वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? A, D, E, K, ये सभी, यानी A, D, E और K, ये सभी, ये मतलब वसा में ये A भी हो जाएगा, A, D और E, ये क्या है इसमें देने रहेगा, तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है। और इसके बाद बात है जीरोप्थेल्मिया, ये किसका नाम है? मतलब ये बात करें तो इसकी बात करें तो ये किससे सम्मिलित होएगा? ये इसकी बात करें तो विटामिन ए का जीरोप्थेल्मिया भी कहा जाता है। तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाए। सुंदरता का विटामिन इस विटामिन ए को कहा जाता है। धूप का विटामिन ए विटामिन डी को कहा जाता है। तो इस प्रकार का मिलान हो जाएगा। और इनकी बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं A, D, E और के, जल में घुलनशील B और C होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। जीरोप्थेल्मिया ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और ये सुंदरता विटामिन E को कहा, धूप का विटामिन डी को कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथनों में से प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। तो आज समय से पूर्व सूर्योदय एवं समय के बाद सूर्यास्त का दिखना प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण बताने गए अपने को इसमें। तो ये सही दे रखा है। और झील में मछली मारने के लिए उसके पूंछ पर निशाना लगाना, यह बिल्कुल सही दे रखा है। और सर्दियों में जहाज का उल्टा दिखना, ये गलत दे रखा है, क्योंकि सर्दियों में कोई जो सूर्य का अपवर्तन कारण उल्टा नहीं दिखता है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है, ना कि थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जल में अपवर्तन के प्रमुख उदाहरण है, जैसे कौन कौन से अपन डिटेल में देख लेते हैं। खगोलीय पिंडों की आभासी ऊंचाई, समय से पूर्व सूर्य दो, समय के बाद सूर्यास्त दिखाई देना, जल में डूबी वस्तु का मूल स्थान से ऊपर उठा और आकार में बड़ा दिखाई देना, जल से भरी बाल्टी का तल ऊपर उठाए दिखाई देना, जल में आधी डूबी पेंसिल का टूटा दिखाई देना, जल में स्थित मछली को मारने के लिए उसके पूंछ पर निशाना लगाना। तो ये सब इफेक्ट आपको ध्यान रखने, ये अपवर्तन के उदाहरण है जल में। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और सर्दियों में जहाज का उल्टा दिखना, ये किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जहाज उल्टा दिखाई देता है, ना कि अपवर्तन के कारण। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटाव सिंड्रोम से महिला और पुरुष दोनों ग्रसित हो सकते हैं। तो गाइस इसमें फर्स्ट वाला कथन दे रखा है, जो मतलब इसमें बताना कि मतलब कथनों पर बताना और ये सही है या नहीं है ये बताना अपने को। तो इसमें फर्स्ट वाला सही है। तो और सेकंड दे रखा है इसमें से टर्नर सिंड्रोम केवल पुरुषों को प्रभावित करता है। तो ये गलत दे रखा है, ये दोनों को प्रभावित करता है, पटाव सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम दोनों ही। तो इसमें फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटाव सिंड्रोम महिलाओं और पुरुषों दोनों प्रभावित कर सकता है। इसमें 13 गुणसूत्रों में ट्राइसोमी होती है, जिसमें गुणसूत्र कुल संख्या 47 यानी 46 + 1 हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं को प्रभावित करता है, ना कि पुरुषों को। इसमें 23 गुणसूत्र है, मोनोसोमी यानी X गुणसूत्र कमी हो जाती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है और पेपर का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
से रोग गंदे पानी एवं भोजन से होते हैं। तो पेचिस, कोलेरा, पोलियो और गोनेरिया। तो इसमें बात करें बताने कौन कौन से रोग होते हैं इससे गंदे पानी से, तो एबीसी यानी पेचिस, पोलियो और कोलेरा तीनों रोग होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। गंदे पानी एवं भोजन से होने वाले रोग टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस, पोलियो और पेचिस। जैसे गोनेरिया एक यौन संचारित रोग है, ना कि मतलब गंदे पानी से होने वाला रोग। तो गाइस ये था आज का पेपर, जिसे मतलब पेपर फुल पेपर मॉडल पेपर आरएस प्री एग्जाम के लिए, जो आपके 1 अक्टूबर को होने वाला है। और आज कितने डेट है, तो गाइज आज आपके पास 17 सितंबर होने वाली। गाइज आज डेट आपको मैं बता दूं। तो गाइज मैं आपको 4 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो के ऊपर, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पीडीएफ के लिए बोलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करोगे, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। नहीं तो गाइज जितनी मेहनत करने के पास भी आपका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत क्यों करने वाला हूँ। तो गाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे रेस्पॉन्स दिखाना है, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। आप कमेंट करोगे तो, नहीं तो मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं लेके आऊँगा। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे ही ये इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा या और क्लास लेके आऊँगा, दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस क्लास को देख सकेंगे। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।